परेड काफी जरूरी था, कल हमने उसे कवर किया, तो आई बिलीव कि आप लोगों ने कल का दिन जो है ना चैप्टर 8 को अच्छे तरीके से देने की कोशिश की होगी। चैप्टर 3 डायरेक्टर्स की बात करते हैं, हमारे सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर। अब जब ये बड़ा चैप्टर है तो लोगों को तकलीफ भी देता है, लोग आवाजार भी होते हैं, और फिर वो अभी तक करते करते चैप्टर 1 और 2 के ऊपर वैसे ही नफरत का इजहार कर चुके होते हैं, तो वो सोचते हैं कि हर बड़े चैप्टर से दूर भागने में ही फायदा है। बट वो भूल जाते हैं कि 1 2 मिला के भी इतनी वेटेज नहीं रखता जितना अकेला ये चैप्टर वेटेज रखता है। ये चैप्टर बड़ा जरूर है लेकिन ये गैर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। अब मुझे हर वक्त ये डर लगा रहता है कि लोग अचानक से सोचें कि चैप्टर 3 छोड़ देते हैं, अल्लाह मालिक है, अल्लाह करे सवाल ना आए, और आ गया तो हमने कौन से सारे सवाल परफेक्ट करने होते हैं। तो चैप्टर बड़ा होने की वजह से लोग क्या करते हैं, इसको छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, चैप्टर की वही चैप्टर जिसके साथ मैं ये हरकत करता हूँ, चैप्टर की स्लाइड्स के साथ मैंने स्पेशली सिंबल बना दिए हैं कि अगर किसी स्लाइड पे यू लिखा होगा तो उसका मतलब होगा फॉर अंडरस्टैंडिंग, यानी वो वाला टॉपिक आपने बस समझ लेना है, और कहीं सी लिखा होगा तो उसका मतलब फॉर क्रैमिंग। तो रादर देन कि आप सोचेंगे पूरे चैप्टर को देख देख के खौफजदा होते रहे कि ओहो ये तो मुझसे नहीं होगा, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, तो मैं उसमें कोशिश की है कि काफी सारा पोर्शन उसमें ऐसा हो जो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग वाला लिख दिया जाए, ताकि आप अगर रट्टा मारे तो वो सिलेक्टेड टॉपिक्स को रट्टा मारे। लेकिन इसको छोड़ना कहीं से ऑप्शन नहीं है, कुछ नहीं समझ आ रहा हो जिसपे सी लिखा बस उतना कर ले। लेक्चर अगर आपने सुना हुआ होगा तो एक दो दफा आपने सुना होगा, आपके ध्यान में बातें होंगी तो बात बन जाएंगी। तो ये बड़ा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं, इस चैप्टर की तरफ आते हैं। डायरेक्टर्स कौन लोग होते हैं? जो कंपनी चला रहे हैं, किन के बिहाफ पे? शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे कंपनी चला रहे हैं। अब डायरेक्टर्स, आपने अभी तक बहुत सारे डायरेक्टर्स का जिक्र सुना कि जी वो मेंबर डायरेक्टर को सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन समटाइम हमने कहा वो गवर्नमेंट डायरेक्टर को सिलेक्ट कर लेती है। तो आप ही के सिलेबस में लिखा था कि अगर एक इन्वेस्टर कंपनी इन्वेस्टी कंपनी के ऊपर डायरेक्टर बैठा दे, तो फिर कहीं होल्डिंग सब्सिडी में हमने ये भी देखा था कि अगर एक कंपनी दूसरे के ऊपर डायरेक्टर बैठा सकती हो किसी भी वजह से, लोन दिया हो तो भी बैठा सकती है डायरेक्टर। इसका मतलब है डायरेक्टर हल्की फुल्की चीज नहीं है, डायरेक्टर एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। डायरेक्टर का मतलब है टॉप कंपनी की टॉप गवर्नेंस। ये एम्प्लॉइज में से भी अपग्रेड होके आ सकते हैं, एचआर डायरेक्टर, मार्केटिंग डायरेक्टर, फाइनेंस डायरेक्टर। ये मेंबर्स इलेक्शन से भी अपने लिए बंदा चूज कर सकते हैं। ये एक इन्वेस्टर कंपनी अपना नॉमिनी भी बिठा सकती है, क्रेडिटर भी किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं। ये अचानक से डायरेक्टर की कुर्सी खाली होने पे कुछ हंगामी बुनियादों पे अचानक से बिठाया हुआ डायरेक्टर भी हो सकता है। ये किसी होल्डिंग कंपनी की तरफ से आया हुआ डायरेक्टर भी हो सकता है। ये फुल टाइम कंपनी में सेटिंग डायरेक्टर भी हो सकता है, और वो भी ऐसा हो सकता है जो सिर्फ मीटिंग अटेंड करता हो और उसके बाद चला जाता हो। ये फर्स्ट डायरेक्टर भी हो सकता है जिसको पहले दिन से नामजद कर दिया हो, और ये वो इलेक्टेड डायरेक्टर भी हो सकता है जिसका प्रॉपर इलेक्शन हुआ हो। ये वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हो सकता है जिसका कहीं हमने जिक्र पढ़ा था। तो इसका मतलब है डायरेक्टर्स कई तरह के हैं। अब इस चैप्टर ने मुझ पे क्या आसान किया, फर्ज करें मैं आपको बताता 10-12 तरह के डायरेक्टर्स, और उसके बाद मैं आपसे कहता है मैं आपको डायरेक्टर की पावर बताऊं, तो आप कहते हैं सर ये पावर कौन से डायरेक्टर की है, उसकी, उसकी या उसकी, कौन सा रूल कौन से डायरेक्टर पे अप्लाई करेगा? तो वर्ड डायरेक्टर की बड़ी ही क्यूट सी डेफिनेशन है। डायरेक्टर इंक्लूड एनी पर्सन ऑक्युपाइंग द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। जो शख्स डायरेक्टर की कुर्सी पे बैठा होगा, जो मर्जी कहें उसे, एम्प्लॉय डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, क्रेडिटर वाला डायरेक्टर, जो मर्जी नाम देंगे हम उसे क्या कहेंगे? डायरेक्टर। तो जब मैं कहूंगा डायरेक्टर्स के पास ये पावर्स हैं, तो समझ जाए हर वो शख्स जो उस कुर्सी पे किसी भी नाम से बैठा हुआ है उसके पास वो पावर्स है। अगर मैं कहूं डायरेक्टर लोन नहीं ले सकता, तो इसका मतलब है सारे डायरेक्टर्स लोन नहीं ले सकते। अगर मैंने कोई एक्सेप्शन बतानी होगी तो मैं कहूंगा एक मिनट रुक जाए, फलाना फलाना डायरेक्टर पे ये बात अप्लाई नहीं करेगी। फर्स्ट करें मैं आपसे कहूं डायरेक्टर के लिए मेंबर होना शर्त है, तो खुद ही कह दूंगा नहीं वो 2-3 को छोड़ दो, 3-4 को, बाकी सब बन जाएंगे। तो डायरेक्टर का मतलब एनी पर्सन ऑक्युपाइंग द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर बाय व्हाटएवर नेम। तो इस स्लाइड पे जनरल बात है, डायरेक्टर से रिलेटेड, कुछ याद करने वाला नहीं है, यू लिखा हुआ है, अंडरस्टैंडिंग। ओनली नेचुरल पर्सन टू बी डायरेक्टर, सिर्फ कुदरती इंसान डायरेक्टर होंगे, इदारा डायरेक्टर नहीं होगा, इंसान डायरेक्टर होगा। तभी तो एक इन्वेस्टर कंपनी इन्वेस्टी कंपनी पे उस वो बंदे को भेजा था, वो जो गंजा बंदा वो ब्रीफकेस पकड़ के जो जा रहा था,
तो वो इन्वेस्टर ने इन्वेस्टी पे अपना नुमाइंदा भेजा था, तो वो खुद नहीं डायरेक्टर बन सकती कंपनी, इंसान बन सकता है। डायरेक्टर कलेक्टिवली काम करते हैं, मेजोरिटी से काम करते हैं। तमाम डायरेक्टर के पास एक वोट होता है डायरेक्टर मीटिंग में। अब डायरेक्टर जिस मर्जी किस्म के हैं, डायरेक्टर की मीटिंग में हमेशा सिर्फ शो ऑफ हैंड होता है, पोलिंग ऑप्शन नहीं है। सारे डायरेक्टर हमेशा कानून की नजर में बराबर हैं, चाहे 5 वोट लेके आए, चाहे 5000 वोट लेके आए हैं। जब मीटिंग में बैठेंगे तो सब बराबर होंगे। इन सारों को कलेक्टिवली हम कहेंगे बोर्ड या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर वेरिएबल रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं हम कहें कि उसके पास ये पावर है और कहीं हम कहें ये पावर है। कुछ जगह हम कहें कि इसके पास इख्तियार है, कुछ जगह हम कहें इसके पास इख्तियार नहीं है। वेरिएबल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। अगर ये किसी कंपनी का भी नुमाइंदा है तो ऐसा नहीं है कि कभी कोई नुमाइंदा आ गया, कभी कोई नुमाइंदा आ गया, कभी कोई। कोशिश करेंगे कि एक डेफिनेट पर्सन हो जो उस कंपनी की तरफ से यहाँ आए, ताकि कंपनी वालों को भी पता हो कि भाई कौन है उनका रिप्रेजेंटेटिव। तो ये रिप्रेजेंटेटिव आइडियली वेरिएबल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होना चाहिए, बार बार बदल ना रहा हो। डायरेक्टर की फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में कंपनी के साथ ताल्लुक है। डायरेक्टर का कंपनी से ट्रस्ट का ताल्लुक है। जनरल बातें हैं, डायरेक्टर एजेंट होते हैं कंपनी के। दे आर सपोज्ड टू मेक डिसीजन इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। दे मस्ट बी विजिलेंट एंड शुड नॉट बी नेग्लिजेंट। विजिलेंट हो, नेग्लिजेंट ना हो, कोताही ना करें। तो सबसे पहले तो किताब ने हल्का सा तारुफ कराया डायरेक्टर्स का। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कम से कम कितने डायरेक्टर होंगे? एसएमसी में कम से कम 1, अदर प्राइवेट में 2, पब्लिक अनलिस्टेड में 3 और पब्लिक लिस्टेड में। और इसके साथ लिखा हुआ है सी, लेकिन स्लाइड पे क्या लिखा हुआ है? यू। इस पे जो लिखा हुआ अंडरस्टैंडिंग है, इसका मतलब है सिर्फ इतनी सी चीज है जो याद करने वाली है, और इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। एसएमसी के मेंबर्स कितने होते थे? अदर प्राइवेट के मेंबर कितने होते थे? और पब्लिक के 3 होते थे। बस यहाँ एक चौथी कैटेगरी आ गई पब्लिक लिस्टेड के साथ, और इसके 3। और ये मेंबर नहीं है, ये डायरेक्टर्स की तादाद है, मिनिमम कितने होंगे। फिर डायरेक्टर जिस मर्जी रूट से है, कॉन्सेंट जरूरी है। कोई भी शख्स इलेक्ट या अपॉइंट नहीं हो सकता डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे जब तक कि उसने अपनी कॉन्सेंट इन राइटिंग ना दे दी हो। तो इन राइटिंग कॉन्सेंट देनी पड़ेगी ताकि वो डायरेक्टर बन सके। कंपनी ये कॉन्सेंट उठा के रजिस्ट्रार को 15 दिन में जमा करा देगी। तो अगर एक बंदे को हम कह रहे हैं डायरेक्टर बनना है या नहीं बनना, या जो इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहा है, हर बंदा अपनी कॉन्सेंट जमा कराएगा, रजामंदी जमा कराएगा। ये बात समझ आई? एक वक्त में एक डायरेक्टर उतने से ज्यादा कंपनियों का डायरेक्टर नहीं होगा जितना बता दिया जाएगा। ये कह के खामोश हो गए। एक वक्त में एक बंदा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि 400 कंपनियों का डायरेक्टर बन जाए, 25 कंपनियों का डायरेक्टर बन जाए। भाई उसने काम निजाम भी तो चलाना है, मीटिंग्स भी तो अटेंड करनी है, फैसले भी तो करने हैं। हाँ, अगर एक ऐसा डायरेक्टर है जो कभी किसकी मीटिंग में चला गया, कभी कौन सी कंपनी की मीटिंग में चला गया, तो अगर फर्ज करें 5-6 कंपनियों में डायरेक्टर है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो लॉ ने कहा है कि हम एक लिमिट बताएंगे। जब वो लिमिट बताएंगे तो उस लिमिट से ज्यादा कंपनियों का डायरेक्टर आप नहीं बन सकते। हमारे सिलेबस में नहीं है। लिस्टेड कंपनियों में ये 7 की लिमिट है और गवर्नमेंट कंपनियों में ये 5 की लिमिट है। एक वक्त में 5 से ज्यादा गवर्नमेंट कंपनियों में नहीं आप हो सकते, और एक वक्त में 7 से ज्यादा लिस्टेड कंपनियों के आप डायरेक्टर नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ नो पर्सन शैल बी डायरेक्टर इंक्लूडिंग अल्टरनेट डायरेक्टर, ये भी किस्म है। एट सेम टाइम इन मोर देन सच नंबर ऑफ कंपनीज एज मे बी। उतनी कंपनियां जितनी हम बताते हैं उससे ज्यादा में डायरेक्टर नहीं हो सकते। फिर अगर मेरी कंपनी ने मुझे नॉमिनी करके दूसरी कंपनी में बिठा दिया तो वो तो मेरा कसूर नहीं है, मैं तो नहीं डायरेक्टर बना, मुझे तो मेरी कंपनी ने मेरी पोजीशन की वजह से ऐसा किया। तो ये जो लिमिट है ना, वो जो 7 वाली 5 वाली या जो भी लॉ बताएगा आपको, shall not include the directorship in a listed subsidiary। कंपनी की लिस्टेड सब्सिडरी में अगर आपको डायरेक्टर बना के कंपनी ने भेज दिया तो आपका कमाल नहीं है, आपकी कंपनी ने डायरेक्टर बनाया, आपकी गिनती खराब नहीं होगी। क्या यह बात समझ आई? तो पहले पूरे सफे में सिर्फ मिनिमम तादाद याद रखने वाली है, उसमें भी सिर्फ एक 7 वाली तादाद, बाकी तो वही है जो मेंबर्स वाली है। डन। तो किसी भी मुश्किल का हल ये होता है कि उसे तोड़ तोड़ के सॉल्व करते हैं। तो जब तक हम सोच रहे थे कि 11 सफ़ों का चैप्टर, तब तक हम परेशान थे, लेकिन एक सफ़ा साइड पे हो चुका हुआ है, और कुछ सफ़े आधे भी लिखे हुए होते हैं, कुछ में पूरी बात भी नहीं लिखी होती। तो क्या पहला सफ़ा हमें समझ आ गया? हाँ, पहला सफ़ा समझ आ गया। अब अगला सवाल, क्रैमिंग। कौन कौन नहीं हो सकते डायरेक्टर्स? कौन ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टर की कुर्सी पे नहीं आ सकते? माइनर, छोटा बच्चा, 18 साल से छोटा या 21 साल, वॉट एवर जो भी लॉ है, उससे छोटा बच्चा डायरेक्टर नहीं बन सकता। अनसाउंड माइंड,
जिसका ज़हनी तवाज़ुन खराब है वो डायरेक्टर नहीं हो सकता। अगर एक शख्स ने अप्लाई कर दिया कि मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दें, एडजुडिकेट कर दें, फैसला सुना दें कि मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूं और एप्लीकेशन पेंडिंग है, इसका मतलब एक बंदे ने अप्लाई किया हुआ इंसॉल्वेंसी के लिए, वो भी नहीं बन सकता। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ऐसा इंसॉल्वेंट जिसको उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, बस अब उसके पैसों का हिसाब किताब होना है। तो जिसने अप्लाई किया कि मैं दिवालिया हो गया, वो भी डायरेक्टर ना बने। जिसको उन्होंने कह दिया और उसके एसेट्स का हिसाब किताब चल रहा है, वो भी नहीं बन सकता। अदालत ने आपको किसी ऑफेंस पे सजा सुना दी हो और कहा हो कि आपने गैर इखलाकी हरकत की है, ऐसा ऑफेंस जो कि गैर इखलाकी हरकत पे मुश्तमिल हो, उसके ऊपर अगर एक बंदे को कन्विक्ट कर दिया अदालत ने, तो जिंदगी भर वो कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। गैर इखलाकी हरकत किताब ने नहीं डिफाइन की, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने लिख दिया किडनैपिंग, मर्डर। हालांकि ये गैर इखलाकी हरकतें नहीं है, ये तो क्रिमिनल हरकतें हैं। किताब को लगा कि यहाँ कुछ भी एग्जांपल लिखेंगे, बच्चे जो है ना वो की आवाज उठाएंगे, तो हो सकता है डायरेक्टर किसी बच्चे की आइसक्रीम छीन के भागा हो, ठीक है, और बच्चा रोता हुआ, उसकी आंखों में आंसू, तो डायरेक्टर ने जो हरकत की वो गैर इखलाकी हरकत थी। या डायरेक्टर ने किसी की हद तक इज्जत की हो, या फेसबुक पे किसी पे कीचड़ उछाली हो। अब अगेन कुछ उसने ऐसा किया हो विच इज कॉन्ट्रेरी टू कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ गुड मॉरल्स जस्टिस। तो अगर एक डायरेक्टर ने कुछ बुरा किया हो, बुरा तो पूरा पाकिस्तान करता है, उन्होंने बुरा भी किया और पकड़ा भी किया, हैज बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ। तो अगर एक शख्स को लॉ ने कह दिया कि तुमने इंतहाई गैर इखलाकी हरकत कर डाली है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो फिर किसी कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकेगा। डन। हैज बीन डिबार्ड फ्रॉम होल्डिंग सच ऑफिस अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस सेक्शन ने किसी और जगह अगर उसे मना कर दिया, तो फिर यहां पे भी मना समझे। हमारे सिलेबस में हमने पढ़ा था एक जगह, अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ना दे सके डिविडेंड, तो 5 साल का बैन था। वो बैन क्या था? वो डायरेक्टर नहीं बन सकेगा, चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकेगा। तो इन्होंने कहा, पूरे कंपनीज एक्ट ने जहां जहां कहा हो कि नहीं बनेगा, बस हमारी तरफ से भी इनकार है। फिर राधा जन वो सारी चीजें रिपीट करते, तो उन्होंने कह दिया उसको अगर होल्डिंग सच ऑफिस से किसी और सेक्शन ने मना कर दिया, अगर उसने फिड्यूशरी बिहेवियर ना दिखाया हो, ट्रस्ट का, भरोसे का रिश्ता अगर उसने तोड़ दिया है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब ये भरोसे का रिश्ता तोड़ने से क्या मुराद है, इसकी स्पेसिफिक वर्डिंग है ओरिजिनल लॉ में, लेकिन हमारी किताब ने नहीं बताई। इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाले जो सेक्शन है, उसमें अगर इंटरेस्ट डिस्क्लोज ना करे या वोट कर बैठे, तो हम कहते हैं उसने फिड्यूशरी बिहेवियर तोड़ दिया। लेकिन हमारी किताब ने वो ज्यादा डिटेल में नहीं गए कि ये फिड्यूशरी बिहेवियर एग्जैक्टली कौन सी चीज को कहते हैं। तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग समझ लिया, वो जो इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर के बावजूद वोट कर बैठे या डिस्क्लोज ना करे, तो वो फिड्यूशरी बिहेवियर की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अगर एनटीएन नहीं है एक बंदे के पास, एनटीएन क्या होता है? नेशनल टैक्स नंबर। अगर एक बंदे के पास नेशनल टैक्स नंबर नहीं है, तो वो डायरेक्टर नहीं हो सकता। तो उन्हें ख्याल आया कि इसमें तो हमारे अपने भी रगड़े जाएंगे, तो ब्रैकेट में लिख दिया एससीसीपी कैन गिव एग्जम्पशन इन दिस। तो एससीसीपी चाहे तो कुछ लोगों को एग्जम्पशन दे सकता है। नॉट अ मेंबर, लो जी, एक बंदा अगर मेंबर नहीं है ना, तो फिर वो डायरेक्टर भी नहीं है। अब आप तड़प के कहेंगे सर वो एम्प्लॉय डायरेक्टर भी तो होता है, उसका क्या करेंगे? और इन्होंने कहा है कि डायरेक्टर का मतलब है हर वो शख्स जो डायरेक्टर की कुर्सी पे बैठा है। तो मैं कहूंगा डायरेक्टर अगर मेंबर नहीं है तो डायरेक्टर भी नहीं हो सकता। तो सारे डायरेक्टर्स को मैंने डिस्क्वालीफाई कर दिया, एक्सेप्ट 4 का नाम ले दिया। ये 4 के अलावा बाकी सारे डायरेक्टर्स के लिए मेंबर होना शर्त है। वो 4 कौन से जिनके लिए मेंबर होना शर्त नहीं है? चीफ एग्जीक्यूटिव, होल टाइम डायरेक्टर जो कि एम्प्लॉई है कंपनी का जो एम्प्लॉई डायरेक्टर, वो भी, उसके लिए भी शर्त नहीं है। चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए भी शर्त नहीं है। पर्सन रिप्रेजेंटिंग अ क्रेडिटर, क्रेडिटर्स का जो नुमाइंदा है, उसके लिए शर्त नहीं है। पर्सन रिप्रेजेंटिंग एक और मेंबर हु इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, कोई और मेंबर जो कि नेचुरल पर्सन नहीं है, कोई कंपनी है उसने कोई नुमाइंदा भेजा है, तो उसके लिए बाय डिफॉल्ट मेंबर होना शर्त नहीं है। हाँ, अगर वो दूसरी कंपनी ने लिख दिया कि क्वालिफिकेशन शेयर होने चाहिए, फिर फंस जाएंगे, अदरवाइज मेंबर होना शर्त नहीं है। ये बातें समझ आई। इनएलिजिबिलिटी, कौन कौन लोग डायरेक्टर नहीं बन सकते। 2 इजाफी इनएलिजिबिलिटीज हैं जो लिस्टेड कंपनी में, खाली हर जगह नहीं है। भाई कुछ कहना चाहते हैं? तो पिछले बार में ये अनसॉल्वेंट वाला कि जिसने अप्लाई किया और जो जिसके चार्जेस डाले गए। जी जी बिल्कुल। इसके अलावा जिसका वो सारा अनसॉल्वेंट वाला हो चुका हुआ है। जी जी बिल्कुल। अब अगेन इन्होंने बिल्कुल मजे की बात की। इन्होंने कहा कि जी एक बंदा ने अप्लाई किया है इंसॉल्वेंट के लिए, वो नहीं बन सकता। एक अनडिस्चार्ज है, वो भी नहीं बन सकता। तो क्या जो इंसॉल्वेंट हो गया है वो तो नहीं मना किया इन्होंने?
असल में इंसॉल्वेंसी का एक पूरा प्रोसेस है जो अभी हमने नहीं पढ़ा। सबसे पहले एक बंदा इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई करता है, जो अप्लाई कर रहा है मानते हैं कि उसके फाइनेंशियल मामला खराब है, वो तो नहीं बन सकता। जब आप अप्लाई करते हैं ना तो गवर्नमेंट की तरफ से एक बंदा आता है जिसका नाम होता है ऑफिशियल असाइनी। वो इस बंदे के एसेट्स को देखता है, लायबिलिटीज को देखता है, फिर इसकी एसेट्स बेचता है, इसकी लायबिलिटीज को सेटल करता है, फिर एक खास टाइम तक, लिमिटेशन का लॉ बताता है नॉर्मली 7 साल, एक खास टाइम तक इसकी जितनी भी अर्निंग और ये जिंदगी में जो कुछ कर रहा होता है उसमें से थोड़े थोड़े से पैसे लेके इसकी लायबिलिटीज को सेटल करता रहता है। खास टाइम गुजरने के बाद इस पे ठप्पा लगा देते हैं कि हाँ ठीक है, अब तुम आजाद हो, अब तुम दोबारा से अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हो। तो जो दरमियान के 7 साल हैं वो उसमें भी अभी अनडिस्चार्ज है। तो हमने चूंकि इंसॉल्वेंसी का डिटेल रूल नहीं पढ़ा हुआ, लिमिटेशन का लॉ इसको एक्सप्लेन करता है, तो हमारे जहन में है कि हाँ ठीक है वो आएगा असाइनी और आते साथ इसकी चीजें बेच के चला जाएगा और ये इंसॉल्वेंट हो जाएगा। इतनी जल्दी ऐसा नहीं होता। एक खास टाइम तक वो असाइनी के जिम्मे होती है चीजें और उस दौरान होने वाले सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वो असाइनी कर रहा होता है। तो आसान अल्फाज में जो आजाद हो गया, गवर्नमेंट ने कह दिया ठीक है अब तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म, अब तुम नॉर्मल जिंदगी जी लो, वो डायरेक्टर भी बन सकता है। डन। तो इंटरेस्टिंगली इंसॉल्वेंट कहते ही उसको हैं जिसने अप्लाई किया हो या जो अनडिस्चार्ज हो। जो वो फेस क्रॉस कर गया वो इंसॉल्वेंट नहीं कहलाता, वो एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। जी 7 साल मैंने लिमिटेशन लॉ के मुताबिक बताया। लिमिटेशन लॉ बदलता रहता है। लिमिटेशन का लॉ वो है जो उस चीज को एक्सप्लेन करता है जो कहीं एक्सप्लेन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये रीजनेबल टाइम्स, फॉर एग्जाम्पल ये वाली बात नहीं हम बी लॉ में अपनी किताब में नहीं लिखी थी, लेकिन मैंने जबानी आपको शायद कभी बताई थी कि 3 साल बाद डेड टाइम बार्ड हो जाता है, 6 महीने बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टाइम बार्ड हो जाता है। ये सब लिमिटेशन के लॉ ने बताया। तो फिर हम कहते हैं सजाए उम्र कैद, तो उम्र कैद में क्या होता है? सारी उम्र की कैद। लिमिटेशन का लॉ उसकी लिमिट भी बताता है। क्या लिमिट होती है? हाँ जी। अब चूंकि आप अलग अलग बता रहे हैं इसलिए कि हर जोन में बदलती रहती है, कभी 28 साल, कभी 25 साल, कभी 22 साल, कभी इस तरह से। 28 साल वो बता देता है, फर्ज करें कि ये उम्र है कि 28 साल की कैद उम्र कैद है। चूंकि एक नॉर्मल जॉब 9 to 5 होती है 8 घंटे की, और उसके अलावा बंदा एक्स्ट्रा मेहनत करे तो 4 घंटे और लगा ले, 12 घंटे। लेकिन जो जेल में है वो तो 24 घंटे जेल में है। तो कानून दिन को अलग काउंट करता है और रात को अलग काउंट करता है। तो 28 साल इज इक्वल टू 14 साल। जी इन्होंने कहा जी अब एक कर दिया। मेरी नजर से ऐसा नोटिफिकेशन नहीं गुजरा, हो सकता है ऐसा हुआ। जो सोशल मीडिया के एरा में कुछ खबरें वो उस पे ब्रोशर्स पे चल रही होती हैं और कुछ खबरें असल में होती हैं। तो मैं जब असल में ऐसा कोई ओरिजिनल कानून देखूंगा तो उसमें कई दफा लोग भी तो वो कर देते हैं जी सोलर की पॉलिसी चेंज हो गई। 1 साल 1.5 साल से मैं ये देखता आ रहा हूँ कि सोलर की पॉलिसी चेंज हो गई है। मतलब मैं खुद सोलर का यूजर हूँ, मुझे नहीं पता कि पता नहीं कौन सी चेंज हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पे चेंज हुई है पॉलिसी। तो इसलिए ना मतलब मैं फौरन से यस या नो नहीं कह दूंगा। अगर मेरी नजर में गुजरेगा तो जरूर चलें, अच्छा एक इन्फॉर्मेशन है, मैं इसको एक दफा देख लूंगा। 28 साल बाद आजाद हो जाता है, 14 साल बाद आजाद हो जाता है। उम्र कैद इज इक्वल टू 14 साल। जी असल में उम्र कैद भाई देखिए ना, जिस वक्त एक बंदे को उम्र कैद हुई है वो कम से कम माइनर से तो ऊपर ही होगा। ठीक है, फर्ज करें एक बंदा 20 साल का हो, आप 20 साल के बंदे को 34 साल तक की एज के लिए जेल भेज दें जो उसका गोल्डन एरा था, तो उसकी तो जिंदगी खत्म हो गई ना। वो जैसे नहीं एक टीचर की वीडियो आई थी, सीए जवानी खा जाता है। तो जवानी खा जाता ना सीए, तो खत्म हो गई कहानी, फिर तो बचे ही कुछ नहीं, फिर तो सब खत्म। तो 14 साल किसी भी एज में आसान नहीं है। यानी आप किसी भी एज के बंदे को कहें जो तुम्हें 14 साल के लिए बंद कर देंगे तो उसकी तो जिंदगी खत्म। अभी तो हमारे लीडर के कितने साल हुए? 2 साल, 2 साल हुए। जरदारी ने 11 साल की जेल देखी है। 11 साल जेल में रह जरदारी, तभी तो इतना तगड़ा सियासतदान बन के निकला। और मजे की बात है जो जेल के दोस्त होते हैं वो आगे जब हुकूमत में आते हैं तो वो मिनिस्टर बने हुए होते हैं। तो खैर वापस इधर आते हैं जी।
कंपनी के डायरेक्टर को इधर जनाब कैद के बाद डायरेक्टर नहीं बन रहे। कंपनी लॉ बहुत फाइन पीस ऑफ लॉ है, पाकिस्तान में बड़े कम इतने स्ट्रक्चर्ड लॉ है जितना कंपनीज एक्ट है। तो बाकी ज्यादातर लॉज ऐसे हैं जिसमें आराम से गुंजाइश निकल आती है, लेकिन इस लॉ के ऊपर बहुत काम हुआ है। अगेन मैं बोलूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको नापसंदीदा है वो बंदा, इसहाक डार ने इस पर बहुत काम किया है। मुझे शायद बहुत जहर लगता है, लेकिन ये एक गुना जो है ना शायद ये एक जो काम है ना शायद बख्शिश करवा दे। कंपनीज एक्ट पे 2-2.5 साल बहुत काम किया करवाया, इसके पीछे पड़ा रहा कि पाकिस्तान में कंपनियां, वरना 1984 वाले लॉ में ना खत ही भेज रहे होते थे, क्वार्टरली अकाउंट्स भी खतों में भेज रहे हैं। पता लगा जी 50 लाख का खर्चा क्यों है कि कंपनी लॉ कहता है कि आपने लोगों के घर खत भेजना है, फिर अखबारों में देने हैं, फिर इस तरह से करके बड़ा अजीब सा लॉ था उस जमाने के हिसाब से। तब जमाने बदल गए थे तो इन्होंने कंपनी लॉ पे काफी काम किया। तो ये पाकिस्तान के चंद बड़े साफ सुथरे अच्छे लॉज में से एक है जो काफी वेल डिफाइंड है। इवन इसमें कई चीजें डिफाइंड नहीं है, लेकिन बाकियों में तो बिल्कुल ही बेड़ा करक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने देखा ना हमारी किताब के जो चैप्टर्स है, आपको पता है हमारी किताब के सारे चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कितने सफ़ों से बने हैं? 5। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफर की डेफिनेशन देके गायब हो जाता है। ये एसेंशियल्स और ये सारी वैरायटियां हम खुद से निकालते हैं कि अच्छा ये कहना चाह रहे होंगे, वो कहना चाह रहे होंगे, इस तरह से होगा, उस तरह से होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत टू द पॉइंट बात लिखी होती है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होती। ये तो फिर किताबें उसके ऊपर तबसरा करती हैं, अपनी चीजें लेके आते हैं और फिर वो चीज स्टडी टेक्स्ट में डलती है और फिर हम याद कर रहे होते हैं। तभी इख्तिलाफ राय होता है, कोई कहता है फ्रॉड की 3 एक्सेप्शन है, कोई कहता है 2 एक्सेप्शन है, कोई कहता है 5 एक्सेप्शन है, क्योंकि लॉ में लिखी ही नहीं है एक्सेप्शन। तो हम इस तरह के लॉ में सामने से एक जुमला पढ़ते हैं, उसमें से मतलब निकालते हैं, लेकिन कंपनी लॉ हर चीज को बहुत डिटेल में बता रहा है। तो 4 एक्सेप्शन समझ आई, एम्प्लॉय डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, क्रेडिटर का नुमाइंदा, किसी और कंपनी का नुमाइंदा, इनके लिए मेंबर होना शर्त नहीं है। जी जी, अब अगेन अगर आर्टिकल्स में क्वालिफिकेशन शेयर्स दिए हुए हैं तो क्या ये एक्सेप्शन फिर भी एप्लीकेबल है? देखें एक्सेप्शन क्या है। एक्सेप्शन ये कह रही है कि देखो अगर तुम डायरेक्टर हो और तुम्हारे पास शेयर नहीं है तो इस वजह से डिस्क्वालीफाई नहीं होगे, लेकिन अगर उन्होंने अपने यहां लिख दिया कि तुम्हारे पास शेयर होने चाहिए तो फिर हम उस वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यानी मना नहीं है, अगर अगली कंपनी खामोश है तो एक नॉन मेंबर कैन बी डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी, लेकिन अगर वो इजाफी पाबंदी लगा दें तो फिर उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये कॉमन रूल है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर थिंग, एक ऐसा बंदा जो कि किसी और कंपनी का नुमाइंदा है तो भले उसके पास शेयर ना हो वो डायरेक्टर बन सकता है, एलिजिबल है। अब वो कंपनी कहे कि हमारी एलिजिबिलिटी ये है कि आप इस सेक्शन को भी फॉलो करें और क्वालिफिकेशन शेयर भी रखें, तो फिर क्वालिफिकेशन शेयर लेने पड़ जाएंगे। डन। लिस्टेड कंपनी के 2 एक्स्ट्रा मसले हैं। अब अगेन क्रैश में मार्जिन नहीं होता सवाल जवाब का, उससे क्या होता है हमारे टॉपिक के ऊपर जो टाइम है वो थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन चूंकि आप लोग बीच में अचानक से परेशान हो रहे होते हैं तो मैं जरूर उसको बता देता हूँ। लेकिन थोड़ा सा हमारे पास मार्जिन कम है, हमने काफी बड़े चैप्टर के साथ काफी लड़ाइयां करनी है। लिस्टेड कंपनी के लिए एक्स्ट्रा मसले क्या है? अगर आप रीपेमेंट ऑफ लोन में डिफॉल्टर हैं, अगर एक शख्स ने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का डिफॉल्ट किया हुआ है और उसने उसका लोन अदा नहीं किया था तो लिस्टेड कंपनी में ऐसा बंदा डायरेक्टर नहीं बन सकता जिसके माली मामलात सही नहीं है और वो डिफॉल्ट करता फिर रहा है, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लिस्टेड कंपनी में अगर आप ब्रोकरेज का बिजनेस करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे जो ब्रोकर है जो शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग में काम करता है, या एक ऐसी ब्रोकरेज कंपनी और आप उसके डायरेक्टर वगैरह हैं या आपका स्पाउस उसमें इन्वॉल्व है, तो आप लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते। लिस्टेड कंपनी में 2 एक्स्ट्रा बातें हैं, आप डिफॉल्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकते और आप स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर या ब्रोकरेज बिजनेस से कनेक्टेड नहीं हो सकते। ये 2 बंदे मना है, उन्होंने कह दिया जी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर एक बंदा अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, वो उस वाले फेज में उस टाइम में, और वो चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर के तौर पे काम करता है, तो उसको 2 साल तक की कैद भी हो सकती है, फाइन भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। पहली जगह लॉ में जहां पहले कैद बताई है बाद में फाइन बताया, वरना पहले फाइन बताते हैं बाद में कैद। जो है इंसॉल्वेंट उसे फाइन से डर थोड़ी लगेगा, उसे डर लगेगा कैद से। तो उन्होंने कहा तुम्हें कैद हो सकती है या फाइन हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। तो ये इनएलिजिबिलिटी थी जिसपे से हम बड़ी तेजी से गुजर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने बहुत सारे सवाल जवाब शुरू कर लिए।
अभी भी सवाल है जी, बताइए। सर ऊपर डिफॉल्टर वाले में खार फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है। जी बिल्कुल सही है। इसके ऊपर मैंने, अगर आप इस पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हैं तो इसके ऊपर मैंने तबसरा भी किया हुआ और आपको तबसरा याद आ रहा होगा, लेकिन मैं क्रैश में वो तबसरा पी गया। वो कैसा भी पी गया, कुछ नहीं याद आ रहा। तो बस जब याद नहीं आ रहा तो सब परेशान क्यों है? ठीक है। असल में पता क्या है, एक रेगुलर क्लास होता है तो उसका मोड और होता है। हम चहक चहक के एक एक जुमले पे बहस करते हैं। अब मैं यहाँ वर्ड आ के ऊपर बहस करूंगा कि एक का डिफॉल्टर, इसका मतलब अगर दो का डिफॉल्टर है तो बच जाएगा, और इस तरह की बात। लेकिन क्रैश का मिजाज थोड़ा सा डिफरेंट है। मुझे लग रहा है कि आप लोग शायद समझ नहीं पा रहे। क्रैश में हम लोगों ने जल्दी से वो करना है तो बहुत अच्छी अच्छी डिटेल से बात हो सकती है, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि एक बड़ा अहम टॉपिक एकदम से फिर रगड़ा जाता है। तो इसलिए आप इसमें मुझे मेल करते हैं, मैं मेल पे तसल्ली से जवाब दे दूंगा। ठीक हो गया। डायरेक्टर्स की केस में यू लिखा भाई, इस सफे पे जितने डायरेक्टर्स हैं वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ये टेबल आपके पास किताब में नहीं है। किताब में सेक्शन बिखरे हुए हैं जगह जगह, शुरू में करीब करीब है। कंपनी के डायरेक्टर कहां कहां से आते हैं? फर्स्ट डायरेक्टर्स, जो कंपनी के सबसे पहले डायरेक्टर्स हैं। आपको याद होगा कि मेमोरेंडम बनते साथ ही हमने कहा था कि जिस दिन कंपनी बन गई उस दिन वो लोग डायरेक्टर बन जाएंगे जिनके नाम दिए थे। तो जो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम है ये नाम दे देते हैं सबसे पहले डायरेक्टर्स के कि ये 6 होंगे और इनके ये नाम होंगे। जिस दिन कंपनी बनती है उस दिन ये ऑटोमेटिकली डायरेक्टर बन जाते हैं। हमने डॉक्यूमेंट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन के साथ इनकी कंसेंट और इनकी सारी चीजें जमा कराई होती हैं। ये लोग पहली एजीएम तक डायरेक्टर रहते हैं, पहली एजीएम पे खुद ब खुद रिटायर हो जाते हैं। तो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स के नाम और उनके नंबर्स पहले से बता दिए जाते हैं, और फिर ये स्पेसिफिकली फर्स्ट एजीएम तक होते हैं और फर्स्ट एजीएम पे चले जाते हैं। हाँ, फर्स्ट एजीएम से पहले अगर कुछ एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं तो कर सकते हैं जनरल मीटिंग में। जनरल मीटिंग क्या होती है? मेंबर्स। तो मेंबर्स इकट्ठे होकर करना चाहे तो करेंगे, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। पहले पहले डायरेक्टर के नाम पहले से नामजद होते हैं, कोई इलेक्शन नहीं होता। जैसी कंपनी बनती है वो डायरेक्टर बन जाते हैं और फर्स्ट एजीएम तक रहते हैं। फिर आते हैं सब्सिक्वेंट डायरेक्टर, हर 3 साल बाद। ये इलेक्टेड डायरेक्टर कहलाते हैं। इलेक्शन का हर 3 साल बाद एक प्रोसेस होता है जो कि हम थोड़ा सा आगे स्लाइड्स में बताएंगे। फिर बात करते हैं कैजुअल वैकेंसी। अभी डिफरेंट डायरेक्टर्स की किस्मों का जिक्र हो रहा है। कैजुअल वैकेंसी का मतलब है डायरेक्टर की पोजीशन खाली हो गई। एक डायरेक्टर था, वो अपनी सीट छोड़ के चला गया, मर गया, डिस्क्वालीफाई हुआ, निकाल दिया गया, एक जगह एक सीट खाली हो गई। डायरेक्टर थे 11, एक छोड़ के चला गया। रिमेनिंग डायरेक्टर्स की मर्जी है, चाहे तो फिल करें उस सीट को, चाहे तो ना करें। और कैसे फिल करें? कोई इलेक्शन नहीं कराना, अपनी पसंद से एक बंदा लाके बिठाया जा सकता है। जैसे सेनेटर्स का इंतखाब करते हैं ना लोग, ओके, इलेक्शन नहीं होता, वो बस चंद लोग मिलके कहते हैं ये सेनेटर्स होंगे। तो इसी तरह से कैजुअल वैकेंसी को डायरेक्टर्स फिल करेंगे। पहली बात, ये फिल करना मैंडेटरी नहीं है, और दूसरी बात, इसको फिल करने का प्रोसेस लॉ ने नहीं बताया। डायरेक्टर्स अपनी पसंद से इसको फिल कर लेंगे। हाँ, डिस्क्वालीफाइड बंदा नहीं होना चाहिए। बट लिस्टेड कंपनी में इसको फिल करना मैंडेटरी है, और वहां फिल करना मैंडेटरी है जहां उस मिनिमम नंबर से नीचे चले जाए। लिस्टेड कंपनी थी, 7 डायरेक्टर थे, उसके एक छोड़ के चला गया तो आप फंस गए। अनलिस्टेड कंपनी थी, 3 डायरेक्टर थे, एक छोड़ के चला गया, आप फंस गए। तो मिनिमम से नीचे चले गए तो मैंडेटरी हो जाएगा, या लिस्टेड में हमेशा मैंडेटरी है। 90 दिनों के अंदर अंदर आपने डायरेक्टर को अपॉइंट करना है। ये भाई साहब का टेन्योर क्या है? रिमाइंडर टाइम जितना बच गया। तो अगर आप देखें तो यहाँ राइट साइड पे टेन्योर लिखा है, वो उसका टेन्योर पहली एजीएम तक, इसका टेन्योर 3 साल, इसका टेन्योर जितना उस टाइम रहता है उस बंदे का जिसकी जगह ये आया है उस पॉइंट के लिए। फिर नॉमिनीज का भी ऑप्शन है। क्रेडिटर्स चाहें तो नॉमिनेट कर सकते हैं अगर उनका एक एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट उन्हें पावर देती है कि आप अपना डायरेक्टर कंपनी के बोर्ड पे भेज सकते हैं। तो नॉमिनी, क्रेडिटर अपने नॉमिनी को कंपनी के बोर्ड पे अपॉइंट करवा सकते हैं। ये कब तक के लिए आया है? जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। 5 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, और 6 महीने भी हो सकता है। तो अगर एक कंपनी ने आपको लोन दी और लोन देने की शराइत ये है कि हमारा एक बंदा आपके ऊपर डायरेक्टर भी बन के बैठेगा, तो फिर वो एक बंदा उनके ऊपर डायरेक्टर आके बन के बैठेगा। गवर्नमेंट नॉमिनी, फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या समटाइम इन्वेस्टर कंपनी हो, अगर इनके पास शेयर्स हैं किसी कंपनी के, तो इनके पास ये इख्तियार होते हैं कि एक बंदे को बगैर इलेक्शन लड़ाए वहां पे बिठा दें कि जाओ और वहां पे जाके बैठ जाओ। ये शख्स इलेक्टेड डायरेक्टर ही कंसिडर होता है। अगर अपने पसंद के बंदे को डायरेक्टर बनाना है तो कोई इलेक्शन मत लड़वाएं, लेकिन अगर उसको डायरेक्टर बनाने के अलावा कुछ और बंदों को इलेक्शन में भी वोट डालने, तो लॉ ये कहता है
ये बात समझ आ रही है? एक इन्वेस्टर कंपनी है, एक इन्वेस्टर कंपनी है, उसके पास दूसरी कंपनी के फर्ज करें 30,000 शेयर्स हैं। इन्वेस्टर कंपनी ने इन्वेस्टी कंपनी पे डायरेक्टर अपॉइंट करना है। तो चूंकि इनके पास 30,000 शेयर्स हैं, तो पहले देखेंगे कि क्या 30,000 शेयर क्वालिफिकेशन शेयर से ऊपर हैं। अगर हैं तो इसका मतलब इनके पास ये इख्तियार है कि इन्होंने फ्री खाते में एक डायरेक्टर मिस्टर ए यहां पे भेज दिया बगैर इलेक्शन लड़ाए, और ये यहां पे बैठा रहेगा। इन्वेस्टर कंपनी कहती है जी मेरे पास 30,000 शेयर है, मैंने आपके इलेक्शन में इन 30,000 शेयर से वोट करना है डायरेक्टर्स को। एक बंदा मुफ्त में भी भेज दिया है, और अब क्या कह रहे हैं हमने वोट भी करना है। हम कहेंगे ठीक है जी, एक काम कर लेते हैं, हम देख लेते हैं इस कंपनी का लास्ट टाइम मिनिमम वोट लेके कितना बंदा आया था, जो सबसे आखिरी डायरेक्टर आया था वो कितने वोट लेके आया था। पता लगा कि वो वोट लेके आया था 1 लाख। थोड़ा सा आगे चल के हम पढ़ेंगे कि जब भी इलेक्शन में वोटिंग होती है तो इतने शेयर से नहीं होती, ये मल्टीप्लाई हो जाता नंबर ऑफ सीट्स के साथ। फर्स्ट करें इधर सीटें थी 8, तो ये जब इलेक्शन में वोट डालना चाहेंगे तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 8 2,40,000 इनके पास वोट होंगे। इस वोट से ये वोट कास्ट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि एक मुफ्ता बिठाया हुआ है और कह रहे हैं हमने वोट भी करने हैं, तो डबल डबल फेवर तो नहीं मिलेगी। तो लॉ ने एक मिनिमम मार्जिन रखती है, उन्होंने कहा ठीक है आप अपने वोटों में से उतने कम से कम माइनस कर दो जितने कम से कम वोट पड़े थे लास्ट टाइम किसी डायरेक्टर को। तो पिछली दफा एक डायरेक्टर को सबसे कम वोट पड़ा था 1 लाख, तो हम कहेंगे देखो 1 लाख तो रिजर्व हो गए तुम्हारे वाले बंदे के लिए जो तुमने मुफ्त में बिठाया हुआ है। अब 1,40,000 वोटों से तुम इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहो तो ले लो। तो वोट अवेलेबल टू नॉमिनेटिंग पर्सन में से एक्सक्लूड कर देंगे मिनिमम नंबर ऑफ वोट जो कि पिछले इलेक्शन के लिए चाहिए थे। ये खास इधर ही है, अगर आपने इन्वेस्टर कंपनी ने इन्वेस्टी कंपनी पे नॉमिनी भेजना है, नॉमिनी भेजने के लिए कोई वोटिंग नहीं चाहिए। लेकिन अगर नॉमिनी के अलावा इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी करना चाहे तो फिर उतने वोट माइनस करने पड़ेंगे अपने अवेलेबल वोटों में से। इस बात में कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं, ये टेक्निकल पॉइंट है जी। सर 1 लाख वोट दे ही नहीं सकता या ये 1 लाख वोट कास्ट ही नहीं हो सकते। ये 2,40,000 वोट जो बनते थे उसमें से एक साइड पे हो गए, यानी अब ये टोटल इतनों से वोटिंग कर सकता है। 1 लाख रिजर्व हो गए कि तुमने एक बंदा फ्री बिठाया था ना, पहले उन्होंने कहा तुम्हें इजाजत है फ्री बिठा दो, उन्होंने फ्री बंदा बिठा दिया। अब वो कह रहे हैं जी मेरे पास बहुत सारे शेयर है, मैंने वोटिंग भी करनी है। उन्होंने कहा अच्छा अगर शेयर्स की बात करते हो, शेयर्स का अगर भरम दिखाना है तो पहले वो फिर शेयर्स वाला होता ना हिसाब तो साइड पे करो ना, फिर बाकी जो शेयर्स हैं कर लो उससे वोट। दोनों डायरेक्टर में फर्क होगा, पावर में नहीं। डायरेक्टर मींस एंड इंक्लूड एनी पर्सन ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर बाय व्हाटएवर नेम सो कॉल्ड। अब उसको इलेक्टेड बोलें या नॉमिनेटेड बोलें या एम्प्लॉय बोलें या कैजुअल बोलें या क्रेडिटर वाला बोलें या फर्स्ट बोलें, डायरेक्टर के पास एक जैसी पावर्स है, अनलेस कि मैं कह दूं वो डायरेक्टर के पास वो वाली पावर नहीं है जी। क्या ये पॉइंट समझ आया? तो ये नॉमिनी से रिलेटेड। फिर 2 खास तरह के डायरेक्टर, असाइनी और अल्टरनेट। ये यहां नहीं लिखे हुए, ये किताब में आगे जाके जरा ज्यादा आगे जाके जो अदर एरियाज हैं वहां पे इसका जिक्र है। असाइनी का मतलब है कि आप एक बंदे को, याद है असाइनी ऑफ पार्टनर इंटरेस्ट, ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर इंटरेस्ट, एक पार्टनर अपना हिस्सा पक्का पक्का दे देता था किसी और को। असाइनी डायरेक्टर उसे कहेंगे जब एक बंदा डायरेक्टर सीट जीत के आए और कहे मैं नहीं, मेरी जगह मेरा भाई पक्का पक्का डायरेक्टर बन जाएगा। तो लॉ ने कहा ये मजाक है, आप ऐसा नहीं कर सकते, लोगों ने आपको वोट दिया है तो कोई डायरेक्टर अपनी सीट को असाइन नहीं कर सकता, अगर ऐसा करेगा तो वॉइड एब इनिशियो। ये एग्रीमेंट ही गलत है। कोई डायरेक्टर अपना साइन ऑफिस नहीं करेगा और ऐसी अपॉइंटमेंट वॉइड कंसिडर होगी। हाँ अल्टरनेट बिठा सकता है। अल्टरनेट का मतलब है कायम मकाम, अपनी जगह एक बंदा, तो वो भी तो साइन ही था नहीं। ये एक स्पेशल केस है। अगर एक डायरेक्टर मुल्क से बाहर जाता है, 90 दिन से ज्यादा के लिए जाता है, तो उस दौरान अपनी मीटिंग्स की अटेंडेंस पूरी करने के लिए या अपनी जगह हाजिरी के लिए वो एक बंदे को बिठा के जा सकता है। डायरेक्टर्स की रजामंदी से वो दूसरा बंदा आएगा जिसको हम अल्टरनेट डायरेक्टर कह रहे हैं, और जिस दिन ये बंदा पाकिस्तान वापस आ जाएगा, जो अल्टरनेट वाला बंदा है वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा।
तो असाइनी और अल्टरनेट फुल टाइम असाइनमेंट मना है, लेकिन फॉर सम स्पेशल रीजन आप अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। इस सफे पे जितने भी डायरेक्टर्स हैं क्या सारे समझ आ गए? एम्प्लॉय डायरेक्टर हमारी किताब ने कहीं एक्सप्लेन नहीं किया। अंडर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी एक ऐसा शख्स आ सकता है जो कि एम्प्लॉय हो लेकिन उसको डायरेक्टर बना दिया जाए। टेन्योर क्या होगा? जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा वो टेन्योर होगा इसका। फिर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डायरेक्टर्स की दो ब्रॉडर कैटेगरीज हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स उसे कहते हैं जो डे टू डे अफेयर्स को देख रहे हैं, हर वक्त कंपनी में बैठे हुए हैं और सारे मामलात को देख रहे हैं। और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो मीटिंग में आते हैं, फैसलों में हिस्सा लेते हैं और फिर चले जाते हैं। यानी कि जब मीटिंग होती है वो अपने अपने घरों से अपने अपनी नौकरियों से उठ के आते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, अच्छी अच्छी सी बातें करते हैं और दोबारा से चले जाते हैं। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मतलब है वो वाले जो सिर्फ आउटसाइड व्यू पॉइंट दे रहे हैं, नॉट फ्रॉम अमंग एग्जीक्यूटिव टीम, एक्सपेक्टेड टू लेंड आउटसाइड व्यू पॉइंट, डज नॉट अंडरटेक टू डिवोट हिज होल वर्किंग टाइम। इन्होंने कोई वादा नहीं किया होता कि मैं फुल टाइम कंपनी में बैठूंगा। कंपनी के ज्यादातर ये शेयर होल्डर नहीं होते और ज्यादातर कोई रेम्युनरेशन ड्रॉ नहीं कर रहे होते अपनी डायरेक्टरशिप के सिवाय मीटिंग की फी के। तो कंपनी ने बड़ा अच्छा काम किया होता है, कुछ स्पेशलिस्ट बंदे अपने डायरेक्टर बनाए हुए होते हैं। उनका क्या काम है? मीटिंग वाले दिन उन्हें बुलाएंगे। अब वो बंदा दूसरे शहर है तो उसको इस शहर तक आने जाने का बस का या जहाज का किराया देंगे, एक दिन होटल ठहराएंगे, वो मीटिंग अटेंड करेगा, फेसबुक पे सेल्फियां वगैरह डालेगा और उसके बाद वापस चला जाएगा। तो ये बड़ा सस्ता पड़ता है कंपनी को। अगर फुल टाइम एक डायरेक्टर बैठा होगा कंपनी में, उसे कमरा देंगे, एसी चलाना पड़ेगा, को ऑफिस बॉय उसके मातहत होगा, उसका प्रोविडेंट फंड लगाना पड़ेगा, उसके और बहुत सारे मामलात होंगे, तो वो बड़ा महंगा पड़ता है। तो हम कुछ डायरेक्टर्स के साथ ये रखते हैं कि बस वो मीटिंग में आए, मीटिंग अटेंड करने के पैसे लें और अपना अच्छा अच्छा मशवरा दे जाएं। तो ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ज्यादातर, ये जो क्रेडिटर वाला वो डायरेक्टर है ये ज्यादातर नॉन एग्जीक्यूटिव है। इलेक्टेड डायरेक्टर कुछ एग्जीक्यूटिव होते हैं, कुछ नॉन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव वो जो फुल टाइम बैठेगा और तनख्वाहें लेगा, और नॉन एग्जीक्यूटिव जो मीटिंग में आएगा बस फैसले करेगा और चला जाया करेगा। तो ये वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की प्रॉपर डेफिनेशन किताब ने नहीं बताई, लेकिन एक सेक्शन है जहां नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को एग्जम्पशन देनी है, तो उस सेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बताया कि वो शेयर होल्डर ना हो। अदरवाइज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कुछ केसेस में शेयर होल्डर भी होता है। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेक्शन 181 है लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स का, वहां पे ये एक्सप्लेन्ड है। लेकिन फिलहाल मैंने क्या किया, इस टेबल में सारे इकट्ठे कर दिए, जगह जगह बिखरे हुए थे उनको पकड़ पकड़ के अब जो है ना पिटाई कर करके एक जगह इकट्ठा कर दिया। ये समझ आया? फिर एक होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इस पे तो हमने पूरी रेगुलेशंस ही पढ़नी है। ऐसा डायरेक्टर जो कनेक्टेड नहीं है और कंपनी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, ना कंपनी के साथ, ना उसके एसोसिएट के साथ, ना सब्सिडियरी होल्डिंग के साथ, और रीजनेबली आप परसीव कर सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट जजमेंट्स देगा और इसका कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की एक्सट्रीम किस्म को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एक ऐसा शख्स जिसका कंपनी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, आए मीटिंग में बैठे, फैसले करे, चले जाए, और ना कंपनी से ताल्लुक है, ना कंपनी वालों से ताल्लुक हो, ना कंपनी के एसोसिएट से ताल्लुक हो, और कंपनी से इसका दूर दूर तक कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। ये कौन सी शर्तें हैं जो फॉलो करनी होंगी, थोड़ी देर तक इसका हम जिक्र कर लेंगे। फिलहाल ये एक छोटी डेफिनेशन है, 1-2 नंबर, 2-3 नंबर के लिए 3 डेफिनेशन काफी है, लेकिन अगर वो ज्यादा नंबर के लिए पूछें तो इसकी एक भयानक डेफिनेशन भी है जो कि तकरीबन आधे सफे पे फैली हुई है। तो इसको वहां जाके डिटेल से समझेंगे। फिर एक खास किस्म का जो डिस्कशन में लास्ट डायरेक्टर आएगा, सब्सटेंशियल एक्वायरर। एक ऐसा शख्स होता है जो एक कंपनी में उसके डायरेक्टर के इलेक्शन होने के बाद आता है और अचानक से बहुत ज्यादा इसके पास शेयर्स होते हैं। एक शख्स ने कंपनी के 40% शेयर्स खरीद लिए और उसने सोचा कि अब मेरे पास इतने शेयर्स हैं तो मैं तो डायरेक्टर बन जाऊंगा। जब वो आया तो पता लगा 2 महीने पहले इलेक्शन हुआ डायरेक्टर्स का। उसने कहा जी अगला इलेक्शन कब होगा? उन्होंने कहा 3 साल बाद। अभी तो तड़प जाएगा कि मैंने आज 40% शेयर्स खरीदे हैं। लॉ कहता है कि अगर एक बंदे के पास सब्सटेंशियल शेयर होल्डिंग हो, कितनी? जितनी रिक्विजिट होती है, जितना उसे डायरेक्टर बनाने के लिए काफी है। कितनी काफी है? खामोश है हमारी किताब। लेकिन अगर एक बंदे के पास उतने शेयर्स आ जाएं कि वो डायरेक्टर बन सकता हो मैथमेटिकली, तो वो कंपनी को रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे डायरेक्टर बना दे। कंपनी को चाहिए कि किसी माड़े से डायरेक्टर को फारिग करें और उसकी सीट पे उसे बिठा दें।
नहीं तो ये SCCP को रिक्वेस्ट करके कंपनी का पूरा इलेक्शन रिवाइज करा देगा, दोबारा से इलेक्शन होगा और फिर उस दोबारा से इलेक्शन के अंदर ये पार्टिसिपेट करेगा। और अगली दफा जब इलेक्शन करेंगे तो हम सीटें कम नहीं करेंगे, कम से कम उतनी सीटों पे इलेक्शन करेंगे ताकि इसका चांस ऑफ विनिंग रहे। अब यहाँ ना लॉ ने बहुत ही कम बात बताई, ये कौन सी कंपनी में होता है, ऐसा क्यों होता है, क्या करना होता है, ये चंद डिफाइंड कंपनियों में होता है, हर जगह नहीं होता, लेकिन हमारे सिलेबस में ऐसा नहीं लिखा हुआ। रिक्विजिट शेयर होल्डिंग कितनी होती है? पर्सन एक्वायर रिक्विजिट शेयर होल्डिंग टू गेट इलेक्टेड। अभी रिक्विजिट शेयर होल्डिंग कितनी होती है? लॉ साइलेंट है, लेकिन अगर आपके पास सवाल में डेटा हो और वो बताएं कि पिछले इलेक्शन में एक बंदा 1,00,000 वोट लेके डायरेक्टर बना था, तो जिसके पास इतनी शेयर होल्डिंग है, इसका मतलब है वो डायरेक्टर का इलेक्शन जब लड़ेगा डायरेक्टर बन सकता है। कुछ डेटा ना हो तो वो आपको कंपनी का शेयर कैपिटल देंगे और कंपनी की टोटल डायरेक्टर्स देंगे। तो कंपनी का अगर शेयर कैपिटल है 24 लाख और कंपनी के जो 24 लाख शेयर और कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो 8, तो 24 लाख शेयर्स को जब 8 पे डिवाइड करेंगे 3 लाख शेयर्स। ये 3 लाख शेयर्स अगर एक बंदा इससे ज्यादा रखता होगा तो ये श्योर है कि वो जब भी इलेक्शन लड़ेगा वो जीत जाएगा। तो इतने बंदे को हम कहते हैं सब्सटैंशियल एक्वायरर। हमारा सिलेबस खामोश है, लेकिन लिस्टेड कंपनी में 30% से ऊपर वाले बंदे को कहते हैं। लेकिन चूंकि हमारा सिलेबस खामोश है, तो अगर हमारे यहाँ खुदा ना खास्ता सवाल आ गया तो फिर हम टोटल शेयर कैपिटल को डिवाइड कर देंगे टोटल डायरेक्टर से, जो जवाब निकलेगा मान लेंगे कि इससे ऊपर वाला बंदा कब तक रहेगा? 3 साल। इलेक्शन करवा के आया है, जब इलेक्शन हो गया तो इलेक्शन की मुद्दत उसी तरह से 3 साल होगी। तो अब अगेन ये खामोशी से सेक्शन देके चले गए और सेक्शन के ऊपर ज्यादा गहराई से डिस्कशन नहीं की। तो जब इन्होंने डिस्कशन नहीं की तो मैं फिर क्यों डिस्कशन करूं? ठीक है जी। अब अगेन अगर ये बीच में आएगा बगैर इलेक्शन कराए, फिर तो वो सिर्फ उसकी रिमाइंडर, फिर वो कैजुअल वैकेंसी की तरह से आ रहा है। लेकिन अगर उसने इलेक्शन करवा दिया तो फिर 3 साल की। अब यहाँ अगर जो हमारे जुमले हैं वहां पे उन्होंने इलेक्शन की बात की है कि 30 दिनों के अंदर इलेक्शन करवाए। जब इलेक्शन हो जाएगा तो फिर वो 3 साल की मुद्दत हो जाएगी। जी जी, जब ये फैसले करेंगे तो क्या इसमें वोटिंग भी करेंगे? यस, ये बिल्कुल एक हाथ तो रेस कर सकते हैं, तो इन सबका सिंगल वोट होगा। इनका फायदा ये है कि आप कंपनी में बैठे हैं तो कंपनी में कुछ अंदर के लोग बैठे हैं जिनका हर वक्त लालच है कि सैलरियां बढ़ जाएं, फलाना हो जाए, उस तरह से। और जो बाहर से बंदा आएगा जिसको कहेंगे जी आप सियाने आदमी हो, आप आके वसीदर मफाद पे फैसले करें, वो फैसले करेंगे मेरिट पे। जी पोल होगा ही नहीं। मैंने पहला जुमला इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में कहा था कि डायरेक्टर में सिर्फ शो ऑफ हैंड होता है, डायरेक्टर में पोल नहीं होता। डायरेक्टर में सारे डायरेक्टर बराबर हैं, चाहे 2 वोट लेके आए, चाहे 2000 वोट लेके आए, चाहे वोटों से आए, चाहे नॉमिनेशन से आए, डायरेक्टर सब बराबर है, सबके पास 1 वोट होता है। डन। अब 2 ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिन पे ज्यादा बात नहीं हुई, इलेक्टेड डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब उन दोनों पे बात करते हैं किबला का सवाल लेके। अल्टरनेट डायरेक्टर, ठीक है जी। अब जो टेम्परेरी तौर पे आएगा वो डिसीजन मेकिंग में होगा, हाँ उस दौरान जो मीटिंग होगी तभी उसे बिठा के जा रहे हैं कि अगर मीटिंग होगी तो वो अटेंड करेगा। अब इसका मतलब है ये उस बंदे की अपनी रजामंदी से नहीं आएगा, विद अप्रूवल ऑफ सब लोग राजी होंगे कि हाँ भाई वो बंदा आपकी जगह कुछ अरसे के लिए मीटिंग्स अटेंड करे, डिसीजन मेकिंग करेगा, उस दौरान होने वाले फैसलों को ओन करेगा और बाद में उस दौरान होने वाले फैसलों का बर्डन भी लेगा। डायरेक्टर की इसमें क्लियर है। अब यहाँ पे इलेक्टेड डायरेक्टर का प्रोसेस आई कि आपको बहुत पसंद है इस चैप्टर में। आप देखें कि ये वाली स्लाइड पर हमने यू लिखा हुआ था और ये वाली स्लाइड पे भी जेनेरिक बात, आप इस पे भी यू लिख सकते हैं, लेकिन जो क्रैम करना है, याद रखना है डायरेक्टर के इलेक्शन का प्रोसेस। एक सड़क है जो बल खाती हुई जा रही है मंजिल की तरफ। इसमें चूंकि एक टाइमलाइन है तो रादर देन मैं उसको सीधी इंग्लिश में बताता, मैंने उसको एक तस्वीर में बता दिया। फर्ज करें ये डे है 00, ये है इलेक्शन डे, ये इलेक्शन का दिन है। इलेक्शन के दिन से पीछे की तरफ 7 दिन पहले भी कुछ हो रहा है, 14 दिन पहले भी कुछ हो रहा है, 21 दिन पहले भी कुछ हो रहा है और 35 दिन पहले भी कुछ हो रहा है। एक काम करते हैं, इन चीजों को साइड पर रखते हैं, आए इस डे 0 की बात करते हैं।
इलेक्शन किस दिन होना चाहिए? किस दिन होना चाहिए? 3 साल बाद। जो पिछला इलेक्शन है उसके ठीक 3 साल बाद इलेक्शन होना चाहिए। अगर उस वक्त एजीएम का टाइम हो तो आप एजीएम करें, अगर एजीएम आगे पीछे गुजर चुकी है तो आपने इंतजार नहीं करते एजीएम का, आप ईओजीएम करवाएंगे, उस पर इलेक्शन कर देंगे। हालांकि इलेक्शन मेनली ऑर्डिनरी बिजनेस है, तो आइडियली इलेक्शन किस मीटिंग में होना चाहिए? एनुअल जनरल मीटिंग में। लेकिन अगर एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हो सकती तो लॉ ने ये अलाउ किया हुआ है कि ये हो जाएगा यूजीएम पे। अब जो ड्यू डेट है इलेक्शन की, अगर वो ड्यू डेट आ जाए और डायरेक्टर इलेक्शन ना करा रहे हो तो मेंबर शिकायत कर सकते हैं रजिस्ट्रार वगैरह को। वो कह सकते हैं कि कंपनी वाले इलेक्शन नहीं करा रहे। अब रजिस्ट्रार हुक्म जारी कर सकते हैं कि इमीडिएट इलेक्शन कराओ। तो ऐसे में अगर आपको लग रहा है कि आप ड्यू डेट पे, जो 3 साल पूरे होने पे तारीख आ रही है, इलेक्शन नहीं करा सकेंगे, तो आप खुद रजिस्ट्रार से परमिशन ले लें, एक्सटेंशन ले लें। इलेक्शन का जो प्रपोज डेट है उसके पिछले 45 दिनों के अंदर आपको ये डिसीजन लेना होगा कि क्या आप इलेक्शन टाइम से करा सकेंगे या नहीं। और अगर नहीं करा सकेंगे तो आपने पिछले 45 दिनों में किसी टाइम पे पहुंचना है रजिस्ट्रार के पास और उसको बताना है कि हम इलेक्शन टाइम से नहीं करा सकेंगे, तो रजिस्ट्रार आपको इलेक्शन में एक्सटेंशन दे देगा ज्यादा से ज्यादा 90 दिन तक की। अभी 90 दिन 45 दिन पीछे से नहीं शुरू हुए, जो प्लान डे था, प्लान डे वो है जो 3 साल बाद आता है, उसमें 90 दिन तक की आपको एक्सटेंशन मिल सकती है फॉर सफिशिएंट रीजन जो आपने राइटिंग में दी हो, और फिर आपके लिए उस एक्सटेंडेड टाइम में इलेक्शन कराना लाजमी हो जाएगा। तो सबसे पहले तो डिबेट हो गई उस डे 0 के ऊपर। अब बात करते हैं प्रोसेस क्या है। बहुत पीछे आ जाते हैं। जो प्लान डे ऑफ इलेक्शन है, प्लान डे या एक्सटेंडेड प्लान डे, उससे कम से कम 35 दिन पहले कंपनी के मौजूदा डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे कि इस दफा कितनी सीटों पे इलेक्शन होना चाहिए। मीटिंग के प्लान डे से कम 35 दिन पहले कंपनी के डायरेक्टर्स ये डिसाइड करेंगे कि कितनी सीटों पे इलेक्शन होना चाहिए। इन्होंने 3 साल गुजारे हैं तो इन्हें पता है कि ये तादाद में कम थे या ज्यादा। अगर इन्हें लगेगा हम 6 थे, 6 कम होता है, 10 होने चाहिए तो 10 बता देंगे। अगर लगे हम 10 थे, 10 ज्यादा है, 5 होने चाहिए, तो जो भी मौजूदा डायरेक्टर सीटें डिसाइड करेंगे, बंदे डिसाइड नहीं करेंगे कितनी सीटों पे इलेक्शन होना है। ये जब डिसाइड कर लिया और ये 35 दिन से कम टाइम रह गया ना, अब ये सीट ये खुद भी नहीं बदल सकते। हाँ, मेंबर्स इस दौरान कभी भी इकट्ठे होकर अगर सीटों बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, लेकिन डायरेक्टर का ये इख्तियार 35 दिन पीछे तक था, लेकिन इस दिन के आगे डायरेक्टर के पास ये इख्तियार चला गया है। मीटिंग से 21 दिन पहले एक बड़े काम की बात होती है, नोटिस भेजते हैं। नोटिस में बताएंगे इलेक्शन के बारे में, और नोटिस में बताएंगे कि ये है रिटायरिंग डायरेक्टर और इस दफा इतनी सीटें हमारे डायरेक्टर्स ने इलेक्शन के लिए फिक्स की है। फिर क्या होगा, ये नोटिस मिलने के बाद मीटिंग से 14 दिन पहले तक जो जो कॉन्टेस्टेंट इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो कागजात नामजदगी कंपनी को जमा करा देंगे। 21 दिन पहले उन्हें पता लगा कि इस दफा इलेक्शन हो रहा है और इतनी सीटों पे हो रहा है, उन्होंने सीटें देखी, अंदाजा लगाया कि मेरे चांस हैं या नहीं है, उन्होंने अप्लाई कर दिया। मीटिंग से कम 14 दिन पहले आपको अप्लाई करना होगा कंपनी को। जब अप्लाई कर दिया तो मीटिंग से कम 7 दिन पहले कंपनी मेंबर्स को एक रिवाइज नोटिस इशू करेगी, जिसमें उन्हें बता रही होगी कि जी ये अब आप लोगों ने आना है, तो ये जहन में रखना है कि ये 16-17 लोग हैं जो इलेक्शन लड़ रहे होंगे, ये इनकी इंतखाबी निशान आता है और ये इनकी जो भी प्रोफाइल है, और फिर डे 0 पे इलेक्शन हो जाएगा। तो कंपनी लॉ ने ये प्रोसेस रिवर्स में बताया, पीछे से 35 दिन से कहानी शुरू की। किसी को 7 का टेबल आता है तो सिर्फ इसमें 7 into 4 नहीं है, बाकी 5 से लेके 0 तक सब है। 7-5, 7-3, 7-2, 7-1, 7-0, ये भी तो है ना, 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है। तो इस कहानी में सिवाय 28 तारीख के बाकी 35 से लेके 0 तक सब 7 के मल्टीपल में है। 5 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले, 1 हफ्ते पहले, ये सारे स्टेप्स होंगे जो इस तरतीब में हो रहे होंगे। अब उस दिन किस तरह से इलेक्शन होगा, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में जो मेंबर्स तय कर लेंगे अपने कि हम इस तरह से इलेक्शन करेंगे। नॉट हैविंग शेयर कैपिटल हमारा मसला ही नहीं है, वहां तो वोट छोट होते ही नहीं है, वो जो तय कर लें वो कर लें। लेकिन जहां लॉ डिफाइन करना चाह रहा था वो था कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। हैविंग शेयर कैपिटल में तब इलेक्शन होगा जब कॉन्टेस्टेंट ज्यादा होंगे सीटों से। सीटें 10 और कॉन्टेस्टेंट्स 9 हैं तो सब सिलेक्ट हो जाएंगे और एक पोजीशन बन जाएगी कैजुअल वैकेंसी। 10 सीटें और 10 ही कॉन्टेस्टेंट्स हैं तो भी सिलेक्ट हो जाएंगे।
10 सीटें और 12 कॉन्टेस्टेंट्स हैं, तो इलेक्शन होगा। तो इलेक्शन तब होगा जब कॉन्टेस्टेंट्स सीटों से ज्यादा है, और तमाम लोग वोट डालेंगे, तमाम मेंबर्स, हर बंदा जो शेयर होल्डर है वो वोट डाल सकता है। उसके पास वोट कितने हैं, जितने उसके पास वोटिंग शेयर्स या सिक्योरिटीज हैं, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सीट्स। जैसे हमने यहां कहा था कि इस कंपनी के पास 30,000 शेयर्स थे और सीटें इस दफा थी 8 जिस पे इलेक्शन होना था, तो हमने कहा 30,000 को मल्टीप्लाई कर दो 8 से, तो इसके हाथ में वोट आ गए 2,40,000। तो मेरे पास अगर 200 शेयर्स भी हैं तो 200 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 से और 1,600 वोट आ जाएंगे। अब मैं 1,600 के 1,600 अपने दोस्त को कास्ट कर दूं, या मैं 100 एक को, 200 दूसरे को, 500 तीसरे को, जो मर्जी तरतीब रखूं। तो मेंबर मे गिव ऑल वोट टू वन कैंडिडेट और मे वोट डिवाइड वोट बिटवीन द कॉन्टेस्टेंट्स। जो हाईएस्ट वोट लेगा वो इलेक्ट हो जाएगा, फिर सेकंड हाईएस्ट, फिर थर्ड हाईएस्ट, चलते 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 एक सबसे कम वोट वाला बंदा सिलेक्ट होगा। क्या भाई ये वाला बंदा जो है ना, ये सबसे कम वोट लेके आया है। तो हम देखेंगे ये कितने वोट लेके आया, पता लगा ये 1 लाख वोट लेके आया है। 1 लाख से नीचे वाले रिजेक्ट हो गए, 1 लाख और सुपर वाले एक्सेप्ट हो गए। तो अक्सर कंपनियां अपने जो क्वालिफिकेशन वोट्स डिफाइन करती हैं वो इलेक्शन के सबसे आखिरी सीट को जहन में रख के करते हैं। अगर 8 सीटें हैं और इसके पास लाख वोट हैं, तो थोड़ा सोच के बताएं कि शेयर्स कितने होंगे जिसके इक्विवेलेंट या 1 लाख वोट थे। वोट कैसे आए थे, नंबर ऑफ सीटें मल्टीप्लाई हुई थी नंबर ऑफ शेयर्स के साथ। अब आप मुझे बता रहे हैं जवाब 1 लाख वोट। अब ये 1 लाख वोट कितने शेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवाइड करते हैं 8 से, 12,500 शेयर्स क्वालिफिकेशन शेयर्स बन जाएंगे। अब जिसके पास इतने नहीं होंगे कहेंगे भाई तुम फारिग हो। बात समझ आ रही है? तो जो सबसे आखिरी बंदा आया है ना, इसके पास जो वोट आए होते हैं वो भी एक बेंचमार्क होता है जो हम संभाल के रखते हैं, हमें जगह जगह काम आता है। डन। रिटायर्ड डायरेक्टर्स की क्या ड्यूटी है, इमीडिएट स्टेप लें, कोशिश करें जब जा रहे हैं तो इलेक्शन करवाएं, और अगर नहीं इलेक्शन करा पा रहे तो पिछले 45 दिन में उनको बताएं, और 90 दिन से ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना। और अगर रजिस्ट्रार को किसी ने शिकायत कर दी या उसे खुद पता लग गया तो वो इमीडिएट इलेक्शन कराने का हुक्म जारी कर सकते हैं। बात हम लोगों ने डे 0 को समझते हुए की थी। क्या डायरेक्टर के इलेक्शन को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं, वही सेक्शन 3 दफा आ रहा है। 10% लोग 30 दिन में अदालत जाके इसको इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर एक डायरेक्टर इनवैलिड डिक्लेयर हो गया तो उसकी मौजूदगी में लिए गए फैसले इनवैलिड नहीं हो गए, वो तो 13 लोगों ने किए थे, एक बंदा डिस्क्वालीफाई हुआ है। तो अगर एक बंदा डिस्क्वालीफाई हो गया तो उसकी मौजूदगी में अगर कोई फैसला हुआ था तो उस फैसले को नल एंड वॉइड नहीं कर दिया जाएगा। क्या डायरेक्टर के इलेक्शन से रिलेटेड बात समझ आई? ठीक है। जी, अब अगेन डायरेक्टर्स फैसले कैसे करते हैं, मेजॉरिटी सजेशन देते हैं, लेकिन सब बैठते हैं और उसके ऊपर वोटिंग होती है। हाँ, कमेटी के केस में ऐसा हो सकता है कि 12-13 डायरेक्टर के बजाय 3-4 लोगों के हाथ में इख्तियार हो। अदरवाइज डायरेक्टर अकेला फैसला नहीं करता, डायरेक्टर जो फैसला करेगा वो मीटिंग के सामने रखेगा और मीटिंग उसको अप्रूव करेगी। क्लियर? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की छोटी सी डेफिनेशन। छोटी सी डेफिनेशन पे बाद में आते हैं, जरा पहले इस बंदे को समझ लें ये है क्या। कौन है जी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, जिसका कंपनी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। एक बंदे का अगर दूर दूर तक कंपनी से ताल्लुक ही नहीं है तो कंपनी उसे ढूंढेगी कैसे? वो कहते हैं आपको एक अहम बंदा चाहिए आपके लिए जो आपने ध्यान से ढूंढना है। उन्होंने कहा कैसे ढूंढना है? उन्होंने कहा उसे ढूंढना है जिसको आप नहीं जानते। तो जब जानते ही नहीं तो ढूंढने कैसे? अब ये इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए, अच्छा भी होना चाहिए, और ढूंढना भी कंपनी ने। तो बस का लॉ ने हल निकाला। एससीसीपी ने कहा कि हम एक इदारे को इख्तियार दे देंगे, वो इदारा एक पोर्टल बनाएगा। अब पहले सुनने बाद में इंग्लिश तो बहुत ही सीधी सी है। हम एक इदारे को इख्तियार दे देंगे, वो इदारा एक पोर्टल बनाएगा, एक वेबसाइट बनाएगा, और उस वेबसाइट पे पाकिस्तान भर के तमाम टैलेंट को कहेगा कि जिसने आके हमारे पास रजिस्टर होना है हो जाओ रजिस्टर।
तो फॉर एग्जांपल मैं किसी टाइम पे रिटायर हुआ हूँ और मुझे कॉर्पोरेट लॉ काफी ज्यादा आता है, तो मुझे पता है कि हर कंपनी को कॉर्पोरेट लॉ के अंदर तो एक्सपर्ट चाहिए, और लिस्टेड कंपनियों में वाजिब होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और पाकिस्तान में सैकड़ों लिस्टेड कंपनियां। तो मैं सोचूंगा ठीक है, रिटायरमेंट में अगर मुझे कभी कभार मीटिंग में बुला के आने जाने का ₹1,00,000 दे दें, अच्छा सा स्टे भी करा दें, खाना भी हो, और जो है ना, तो मेरी रिटायरमेंट के अंदर बीच में अगर मैं कहीं कोई मशवरा दे दूं किसी को और उसमें कुछ पैसे कमा लूं, तो क्या बुरा है। तो इस तरह के बहुत सारे लोग बहुत सारे सेक्टर्स में, कोई रिटायर हुआ है, कोई अपना काम कर रहा है, लेकिन उनके पास दुनियादारी का एक्सपीरियंस है 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का, और कंपनियों को ये टैलेंट चाहिए, लेकिन ये होने भी इंडिपेंडेंट चाहिए, कंपनी वालों के चाचे मामे ताए भी ना हो। तो फिर क्या हुआ, वो पोर्टल पूरे पाकिस्तान से टैलेंट को हंट करेगा, टैलेंट से कहेगा आओ और हमारे पास अकाउंट बनाओ। अगर हम उस वेबसाइट पे जाएंगे तो हो सकता है वेबसाइट हमसे पैसे मांग ले, हो सकता है हमसे सालाना पैसे मांगे कि देखो हमारी वजह से तुम्हें कारोबार मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। अच्छा, अगर हम उधर पैसे देके कहीं आ गए तुम्हारे पोर्टल पे, सिलेक्ट हो जाएंगे लाजमी, उसने कहा वो तुम्हारी किस्मत है। तो पोर्टल पे आने के चार्जेस वो ले लिए, फिर हो सकता है वो कहेंगे कम से कम तुम्हारी ये तालीम होनी चाहिए, मैं वो तालीम पूरी करूं, कम से कम तुमने वो वाली ट्रेनिंग की हो, वो फिर तुम्हें इखलाकी ज़ाब्ता फलाना फलाना तुमने फॉलो करना है, तो जो वो पोर्टल वाले कहेंगे मुझे वो मानना पड़ेगा। तो मैंने पोर्टल की सारी रिक्वायरमेंट को पूरी करके अपना नाम वहां दे दिया, अपनी प्रोफाइल दे दी, मैंने कितना तजर्बा है, मेरा कौन कौन से सेक्टर्स हैं, फलाना फलाना, मैंने प्रोफाइल बना दी। मेरी प्रोफाइल सच्ची है या झूठी, वो मेरी सवाबदीद है। पोर्टल वालों ने मुझे बस फैसिलिटेट किया है कि मैं वहां पे अपना डाटा दे दूं। ये हो गई मेरी साइड। अब कंपनी वाले किसी दिन बैठे और उन्होंने सोचा कि हमें 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, कहां से लाएं, होने भी इंडिपेंडेंट चाहिए और हो भी टैलेंटेड। वो जाएंगे उस कंपनी की वेबसाइट पे और कहेंगे वी आर लुकिंग फॉर टैलेंट, नॉट टैलेंट फॉर सेल, वी आर लुकिंग फॉर टैलेंट। वो नहीं होता एक बायर और सेलर दोनों तरह के। तो सप्लायर ने अपने आप को रजिस्टर करा दिया, बायर जाएगा वेबसाइट पे जाके, वो कहेंगे कि जी हमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर का बंदा चाहिए, 15 साल का तजर्बा। ड्रॉप डाउन मेन्यू करेंगे तो उनके पास सैकड़ों लोगों की जो प्रोफाइल आई हुई है, 6 लोगों की प्रोफाइल सामने आ जाएगी कि ये कंस्ट्रक्शन वाला है और इसका तजर्बा 15 साल से ऊपर का है। प्रोफाइल ओपन करेंगे, उन बंदों के प्रोजेक्ट्स देखेंगे, वो कौन कौन सी कंपनियों में रहे, क्या करते रहे, उनके फोन नंबर देखेंगे, उनसे प्राइवेटली राब्ता करेंगे, उनसे कहेंगे कि जी आपका नाम हमें प्रोफाइल पे मिला, आपसे मुलाकात हो सकती है, एक होटल में मिलेंगे, उससे सुनेंगे, समझेंगे, उसको असेस करेंगे और डिसाइड करेंगे कि इस बंदे को हम डायरेक्टर बनाएं या ना बनाएं। ये असेसमेंट कंपनी ने करनी है, वेबसाइट ने नहीं करनी। वेबसाइट ने तो सिर्फ 2 दिलों को मिलाया आपस में, एक तरफ से एक सर्विस प्रोवाइडर और एक तरफ से एक सर्विस सीकर। अब वेबसाइट तो सिर्फ मिडलमैन बनी है, तो वेबसाइट ना उसकी गारंटी देगी। कंपनी वाले कहें बंदा कैसा है, कहीं हमें नहीं पता, ये पूछे कंपनी से, ये वेबसाइट से कि वो कंपनी कैसी है जो मुझे उठाना चाह रही है, वो पता नहीं। इसने झूठ बोला है तो भी कसूर नहीं वेबसाइट का, उन्होंने झूठ बोला है तो भी। इसको बुलाए मीटिंग में और पैसे ना दे तो वेबसाइट का कोई कसूर नहीं। वेबसाइट बंदे को बुलाया और बंदे को वो आता ही ना हो जो उसने एक्सपीरियंस लिखा था, तो वेबसाइट ये कह देती है भाई ड्यू डिलिजेंस तुमने एक्सरसाइज करनी है, हमारा दूर दूर तक इसमें कोई ताल्लुक नहीं है, हमने सिर्फ नेक नियति से तुम लोगों को आपस में जोड़ने की कोशिश की है। रिश्ते कराने वाली खाला कि वो उसने वो रिश्ते करा दिए, वो तो फिर भी कोई रोल प्ले करती है, कोई मोटिवेट करती है, थोड़ा सा एनकरेज करती है पार्टीज को। ये तो कह रहे हैं भाई हम एक वेबसाइट है, एक सर्वर है और एक इंडिपेंडेंट इदारा है जो पाकिस्तान के टैलेंट को एक जगह इकट्ठे कर रहा है। तो इस वेबसाइट पे एक डाटा बैंक होगा, बंदों का कितना तजर्बा होगा, क्या वो वेबसाइट अपने रूल्स बताएगी। अब हमारे सिलेबस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की कुछ गाइडलाइंस भी हैं, कुछ रेगुलेशंस भी हैं, और ये बैच शायद आखिरी दफा ये रेगुलेशंस पढ़ रहा है कंपनी लॉ के अंदर, क्योंकि अगली दफा ये रेगुलेशंस गायब हो जाएंगे। तो आप लोग वो आखिरी तारीखी लोग हैं, आप जो है ना अपने बच्चों को कह सकते हैं कि बेटा मेरे जमाने में तो डायनासोर होते थे। तो वो नहीं होता, अक्सर दादा बताते हैं कि हमारे जमाने में तो लोग मेहनती हुआ करते थे, हमारे जमाने में लोग साइकिल चलाया करते थे, तो वो इस तरह से होता था। तो जब आप अपने पोतों को बताएंगे जी हम कभी इंस्टा यूज करते थे, कहेंगे कितने आउटडेटेड है, कितना आउट ऑफ फैशन है, इंस्टा यूज करते थे। तो दुनिया तो वो तो मेटा के अंदर पहुंचे हुए वीडियो गेम में खेल रहे होंगे ना, वर्चुअल रियलिटी में होंगे, वो अपने बिस्तर पे लेट के आंखें गॉगल्स लगाई और वो एक अलग दुनिया में चले जाते होंगे। तो दुनिया ने तो अभी बड़ा भयानक होना है, हम तो फिर भी दरमियाने से एरा में है जी। जो इंस्टा भी यूज नहीं करते तो इसका मतलब है वो तो फिर जो है ना वो अच्छे लोग हैं, वो पढ़ाई की तरफ फोकस लोग हैं। मैं भी इंस्टा यूज नहीं करता, तो मैं भी अच्छा शरीफ आदमी हूँ। हाँ,
और फेसबुक पुराने जमाने से, और वो भी बेचारा कभी कभार को 4-5 दिन बाद जाके वो काम की खबर डाली और खबर डालती भाग जाता हूँ। और इंस्टा पे मेरा एक और दूसरा टीम वाले एक अकाउंट वो करते हैं नॉलेज बैंक के नाम से। वो क्लासों में से कोई अच्छी अच्छी वो क्लासें डाउनलोड कर करके उसमें से कहीं कहीं मैंने कोई पिंदो नशा वाली बातें अगर कर दी हैं तो वो कट कर करके वो कहते हैं जी आप इंस्टा पे जाएंगे तो वहां तो लोग बड़े बदतमीज हैं, आप मत जाएं, आपकी सिर्फ नसीहतें हम पहुंचा देंगे। जी इंस्टा पे नहीं होती बदतमीजी। कम से कम बदतमीज नहीं होते कौन? इंस्टा वाले लोग। ये कैसे पता लगता है कि फेसबुक वाले बदतमीज और इंस्टा वाले बदतमीज नहीं है? फेसबुक की ऑडियंस डिफरेंस है तो, लेकिन यही डिफरेंट ऑडियंस जब सोचेगी कि यहाँ तो गलत लोग हैं तो ये सारे अगर इंस्टा पे चले गए तो। मैं एक दफा सोचा था कि इंस्टा पे अकाउंट बनाया जाए तो एक पोस्ट मेरी नजर से गुजरी फेसबुक पे, किसी जो जी जनरेशन वाला या कोई अल्फा एक वो वहां पे मैसेज था, फेसबुक वाले अंकल और आंटियों से गुजारिश है कि आपकी वजह से हम इंस्टा पे गए थे, खुदा के लिए इंस्टा पे मत आइएगा। तो फिर मुझे बड़ा पर्सनल सी फील हुई। मैंने कहा ये तो मुझे अटैक किया इन्होंने। मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब वो एक अलग हल्ले गुल्ले वाली दुनिया, वाकई हर जगह जाके नसीहतें तो नहीं होती ना। तो फिर सोचा कि वहां जाके कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर हमारी टीम मेंबर्स ने कहा आप मत जाएं, आप नसीहत भेज दें, जिसको पसंद आएगी एक्सेप्ट कर लेगा, ना पसंद आए तो आगे निकल जाएगा। वहां तो इतना टाइम ही नहीं होता लोगों के पास कि कोई फजूल कमेंट करके जाए। वक्त कम है ना, इतना सारा कंटेंट देखना, इतनी रील्स, इतना हर दिन में 200-250 रील्स का टारगेट पूरा करना है। पता नहीं लोगों की पोस्टों को वहां क्या कहते हैं, थ्रेड कहते हैं या व्हाट्सएवर। तो आप लोग अब फेसबुक से गायब हैं, अब आप इंस्टा पे, आप फेसबुक पे भी इंस्टा पे भी हैं। सर हर वो जगह जहां टाइम वेस्ट हो सकता है हम वहां हैं। आप लोग तो स्नैपचैट पे भी होंगे। तो आप क्या करते हैं, मोबाइल खोल के पहले ये डिसाइड करते हैं कि मैं इनमें से कौन से वाले सोशल मीडिया में जाऊं। फिर हर सोशल मीडिया पे आपके नाम भी फर्क होते होंगे, कहीं प्रिंस चार्ल्स होते होंगे आप, कहीं एनोनिमस पार्टिसिपेंट होते होंगे, टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आप लोग तो चले खैर वापस आते हैं, वक्त उतना नहीं है। तो ये वेबसाइट के ऊपर हम देख रहे थे कि कौन कौन लोग किस तरह से आ सकते हैं। अब इनसे पूछते हैं, किताब से तेजी से पढ़ते चले जाते हैं। डेटा बैंक हो सकता है मैं भी इंस्टा पे मौजूद हूँ किसी और नाम से। 16 साल का एक लड़का जो है ना, वो उस नाम से किसी भी जो है ना, देखी थी आपकी। अच्छा मैंने आपकी पोस्ट भी देखी थी। स्टार्ट में आपने पिक्चर लगाई थी, अब हटा दी आपने। का पिक्चर लगाई थी और अब हटा दी है। जब फेसबुक का अकाउंट, जब इंस्टा आया तो फेसबुक के साथ इंस्टा का आपस में जब वो हुआ तो उन्होंने फेसबुक वालों का ही आईडी इंस्टा पे भी डाल दिया था। तो मैं इंस्टा पे मौजूद हूँ, मुझे भी नहीं पता। एक बच्चे ने एक दफा वो कहा था क्लास में ना, बड़ा सड़ के कहा था कि कहते सर आप इंस्टा यूज करते हैं? मैंने कहा नहीं। आपने कभी वहां पोस्ट की है? मैंने कहा नहीं। आपने वहां अकाउंट बनाया था? मैंने कहा फेसबुक की वजह से खुद ब खुद बन गया हो तो बन गया हो। तो कहता सर मैं इतनी पोस्टें करता हूँ, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं इतना कंटेंट क्रिएट करता हूँ, आपके 2000 फॉलोवर है वहां पे जिसको पता भी नहीं है कि वो वहां इंस्टा पे कोई अकाउंट भी है। तो ये क्या है, ये आप क्या कर रहे हैं? ये यंग जनरेशन को आप क्यों नहीं आगे आने दे? तो वो उस वक्त ऐसा था। तो वो एक बेचारा डोरमेंट सा अकाउंट है वहां पे, लेकिन इस वक्त एक्टिव अकाउंट है। वो मैं रन नहीं कर रहा, एक टीम मेंबर रन कर रहे हैं, नॉलेज बैंक बाय आतिफ आब्दी के नाम से, जिसका मकसद है कि बस सारी अच्छी अच्छी खबरें, वो जो इतनी सारी फजूल रीलों के बीच में शायद कोई काम की बात आ जाए तो खुदा ना खास्ता शायद थोड़ा सा कोई आप जो है ना वो बेहतरी की तरफ चले जाए। तो कोशिश है जब गालियां ज्यादा पड़ेंगी हम वहां से भी भाग जाएंगे। वो भी 1.5x पे होती है। वो भी आज के दौर के हिसाब से। वो मेरे टीम मेंबर कहता सर जी तुसी साइड पे हो जाओ। मैं कहता हूँ यार ये बात, कई दफा कैप्शन जो है ना बड़ा सनसनीखेज होता है। मैं कहता हूँ यार ये गलत है। उसने कहा सर बच्चों को यही चाहिए। तो फिर ना मैं उसे कहता हूँ भाई ठीक है, कंटेंट तुम खुद ही पकड़ो, खुद ही से कट लगाओ, जो कैप्शन देना है जिस तरह से मर्जी। तो वो रफ्तार बल्कि 1.7 भी कर देता है कई दफा। तो कहता है सर ये आज के बच्चों को यही चीज समझ आती है और ऐसे ही आती है। अगर आप नॉर्मल बोलेंगे ना तो ये कहेंगे कि बहुत स्लो कंटेंट है, टाइम कम है ना, 30 सेकंड के अंदर अगला कंटेंट देखना है जी। हाँ वो लेक्चर लेने की वजह से थोड़ी बहुत आदत पड़ गई। और फिजिकल दौर में तो बहुत मुश्किल होता है। ये जो ऑनलाइन वाले कभी फिजिकल क्लास में आके बैठते हैं तो टीचर तो वैसे आहिस्ता आहिस्ता करके बोल रहा होता है, वो टीचर को 2x पे चलाने की आदत हुई होती है। तो अब हुआ ये है कि फिजिकल से लोग दोबारा से धड़ाधड़ ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं। और इस दफा इस सेशन में 61% बच्चे हमारे ऑनलाइन में एडमिशन लिया हुआ उन्होंने। अब फिजिकल 2 कैंपस डाल के बैठे हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वो करके, और दुनिया जनाब ऑनलाइन पे।
क्रैश कोर्स का इतना शोर मचता है, सारा कुछ होता है, पता लगता है ऑनलाइन में जो है ना 400 टेस्ट आ गए। और फिजिकल वाले कहते हैं कि बस ठीक है, हमने एहसान ऑलरेडी कर दिया था, सर की बात सुन ली थी, अब टेस्ट भी दे, मतलब क्या। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होगा किसी भी लॉ, रेगुलेशन या रूल से और सिलेक्ट होगा एक डाटा बैंक से जिसमें नेम, एड्रेसेस और क्वालिफिकेशन दी हुई होंगी। ये डाटा बैंक मेंटेन करेगा कोई इंस्टीट्यूट, बॉडी, एसोसिएशन जिसको एससीसीपी कह देगा, और ये अपनी वेबसाइट पे कंपनियों को ऑप्शन दे देगा कि कंपनियां अपॉइंट कर लें। ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज करना, एक बंदे को सिलेक्ट करने से पहले वो कंपनी या गवर्नमेंट जो भी वहां से बंदा उठा रही है उन्हीं के जिम्मे होगा। क्या तरीका होगा, क्या प्रोसीजर होगा, किस तरह से होगा, उन्होंने कहा एज मे बी स्पेसिफाइड बाय एससीसीपी। वो एक कानून है जिसका नाम है कंपनीज मैनर सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रेगुलेशन 2018। फाइनल में ये पूरा कानून है और कैफ में थोड़ा सा है इसका उन्होंने किताब में बताया हुआ है, और जो अगली दफा वो भी नहीं होगा। अल्लाह ना करे कि आप कम वाला सिलेबस पढ़े, अच्छा है आप ज्यादा वाला पढ़ के पास हो जाए, वो वाला ना देना पड़े। इसमें क्या है जी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो लोग जो कि इसमें शामिल होना चाहते हैं, एक बंदे के पास कम से कम ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए या कम से कम वो प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर हो। एचईसी रजिस्टर्ड इदारे से आपके पास ग्रेजुएट डिग्री हो या आप कम से कम प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर हो, नहीं तो वो एंड 5 साल का कम से कम तजर्बा होना चाहिए, फाइनेंस, लॉ, मैनेजमेंट, सेल, मार्केटिंग, फलाना फलाना फलाना, और उन्होंने वो सारे तजर्बे बता दिए और थक गए तो उन्होंने कहा और कोई भी जो रेलेवेंट हो आपसे। तो तालीम याफ्ता इंसान 5 साल का, तालीम याफ्ता इंसान 2 उन्होंने बताया, या ग्रेजुएट हो एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या कोई प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का मतलब है ये जो आपकी प्रोफेशन है, लॉयर, बैंकर, अकाउंटेंट। तो अगर फर्ज करें आप आईकेप के मेंबर हैं, आप एसीसी के मेंबर हैं, आप पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के मेंबर हैं, आप पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं, तो इस तरह की जो प्रोफेशनल बॉडीज है, और 5 साल का तजर्बा। अगर फर्ज करें आपके पास तालीम नहीं है तो वो कहते हैं अच्छा फिर 15 साल का तजर्बा। एक बंदे के पास तालीम नहीं है लेकिन 15 साल से एक तरह का काम कर रहा है तो उसको भी हम मान लेंगे कि वो से आना है। तो तालीम के साथ 5 साल और विदाउट तालीम 15 साल का तजर्बा। वो विलिंग हो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए और कंफर्म कर सकता हो कि हाँ भाई मैं अपने आप को अवेलेबल करूंगा कंपनी में और मुझे कोई मसला नहीं, मैं यहाँ पे जरूर आके काम कर रहा हूँ जी। तालीम ही नहीं है तो वो कैसे काम करेगा, यही तो मिथ है। काश वक्त ज्यादा होता तो तालीम और इस पे बड़ी सारी बात होती, लेकिन तालीम एक प्री रेक्विजिट है। तालीम एक प्री रेक्विजिट है। तालीम आपको एक खास लेवल पे एलिजिबल कर देता है जिससे आपकी सेफ्टी या सिक्योरिटी होती है कि आप जॉबेबल हैं। आप किसी भी जगह जाएंगे वो पूछेगा तुमने किया क्या है, तो आपके पास एक तालीम होती है जो ये कम से कम इंश्योर कर देती है कि इस बंदे ने कुछ जिंदगी का टाइम इन चीजों को समझने समझाने में लगाया है। जिसके पास तालीम नहीं होती वो दुनिया के लिए क्वेश्चन मार्क होता है। कुछ लोग क्या करते हैं जिनके पास तालीम नहीं होती, फिर वो ट्राई करते हैं, तजर्बे करते हैं, टकरे मारते हैं, अपने तौर पे कुछ कोशिश करते हैं, और अपने तौर पे जब वो कोशिश करते हैं तो वो भी जिंदगी में कुछ ना कुछ अचीव कर लेते हैं। इंटरेस्टिंगली कभी कभी तालीम वाले से भी ज्यादा अचीव कर लेते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि तालीम वाले ने तालीम को किस तरह से इस्तेमाल किया। एक बंदा जो 8वीं में ही फेल हो गया और घर वालों ने कहा तुझे तो कुछ भी नहीं आता, और उसके भाई को पढ़ने पे लगाए रखा, 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, उसके बाद 5 साल की इंजीनियरिंग, उसके बाद 1-2 साल की ट्रेनिंग, या इस तरह से करके 11 साल बाद वो अच्छा कमाने के एलिजिबल हो गया। अच्छा, जो 11 साल तक पढ़ नहीं रहा था अब वो बिल्कुल फारिग तो नहीं बैठेगा। हाँ, अगर वो रीलें देखता रहा फिर तो कहानी खराब हो जाएगी। लेकिन अगर उसने वो 11 साल कोशिश की, देखा अच्छा यार ये फजलू चाचा दुकान वाले जो है ना ये चिप्स के ऊपर 1 रुपया कमाते हैं, वो जो सप्लायर आया था इनके पास चिप्स देने के लिए, तो मैंने देखा है कि उसको इन्होंने 9 रुपए का चिप्स खरीदा और ये आगे 10 का बेचते हैं, तो अच्छा ये गेम होती होगी। फिर उनसे जाके पूछा आप पानी कहाँ से खरीदते हो? उन्होंने कहा वो बेटा वो अकबरी मंडी में वो पीछे दुकान है वहां से सस्ता मिलता है पानी, एक रेट में मुझे 25 रुपए की बचत होती है तो मैं तोड़ तोड़ के बेचता हूँ। तो उसने कहा अच्छा फिर ये 25 रुपए की अगर बचत है तो जो ला के देता है उसको तो और सस्ता पड़ता होगा, तो अगर मैं आपको एक आध चीज ला दिया करूं। उन्होंने कहा चलो ठीक है बेटा तुम्हारी ख्वाहिश है तो तुम ऐसा कर लो। अब 11 साल जिस मल्टीप्लाई बाय 365 दिन, इतनों दिनों तक एक बंदे ने अगर कुछ समझने की कोशिश की, कुछ खोदने की कोशिश की, कुछ ट्राई करने की कोशिश की अपने दिमाग से आजाद फ्रेमवर्क में, तो होगा क्या? चांसेस हैं कि वो सीख जाएगा। पढ़ाई रेगुलेटेड
स्टैंडर्ड तरीके से आपको सिखाती है। इसमें खराब अच्छे बंदे आके ऑटो पे एक एडजस्ट हो जाते हैं। पढ़ाई के अलावा जो बाकी चीजें हैं वो बड़ी अनस्ट्रक्चर्ड है। अगर एक बंदे में खुद से डिजायर है और उसने टकरे मारी तो शायद वो बहुत कामयाब हो जाए, लेकिन बहुत सारे लोग बगैर डिजायर के जब एक अनस्ट्रक्चर्ड वे में जाते हैं तो वो फिर कामयाब भी नहीं होता है। इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान में 95% से ज्यादा जो अमीर लोग हैं वो मुश्किल से मैट्रिक पास हैं। 95% से ज्यादा अमीर लोग। आप कहेंगे पाकिस्तान है यहाँ ऐसा चलता है, दुनिया में मोर देन 90% लोग बहुत अच्छे पढ़े लिखे नहीं है। तो पढ़ना लिखना जरूरी तो बहरहाल होता है भाई। अगर कोई पढ़ेगा लिखा नहीं गया तो साइंसदान कैसे बनेगा? इंटरेस्टिंगली 80% ऑफ द साइंसदान स्कूल से भागे हुए थे। न्यूटन के जिस दिन सर पे सेब गिरा वो फुट्टे पे था स्कूल से, तो स्कूल से निकल के एक बाग में बैठा हुआ था कि मुझे कोई देख ना ले। आइंस्टाइन को स्कूल से निकाल दिया गया था कुन जहन कह के कि अजीब अजीब सी बातें करता है क्लास में, जो पढ़ाया जा रहा है वो नहीं सुनता, अपनी कोई नई वैरायटी करा रहा होता है। तो होता ये कि ये पढ़ाई वाला फ्रेमवर्क है ना, ये हर गधे घोड़े को बराबर तरीके से चला देता है एक पटरी पे। लेकिन अगर एक बंदे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्किल है तो वो एक नॉर्मल फ्रेमवर्क से निकल के अपनी दुनिया खुद से आबाद करता है। अब अगेन चांसेस ऑफ सक्सेस कम होते हैं, लेकिन अगर वो लगा रहे तो वो इधर वाले फ्रेमवर्क से ज्यादा आगे चला जाता है। तो अगर एक बंदा 15 साल से एक फील्ड में टकरे मार रहा है, हर दिन काम कर रहा है, हर दिन देख रहा है, उसकी ऑपरेशंस को देख रहा है, तो 15 साल में उसको इतना जरूर समझ आ गया होगा जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को पढ़ाई के साथ 5 साल में समझ आया होगा। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि जिनके पास तालीम नहीं है आप कहें वो हकीर लोग हैं या हल्के लोग हैं। हाँ, तालीम एक स्ट्रक्चर्ड वे है। जैसे सीए एक स्ट्रक्चर्ड वे, एक बंदा है यहाँ टकरे मारता रहे, फेल होगा, पास होगा, रोते धोते 10-11 साल बाद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पटरी पे चल जाएगा। हाँ, जो सीए नहीं कर रहा होगा, टकरे वो भी मार रहा होगा, वो बीकॉम कर रहा होगा, बीए कर रहा होगा, लेकिन उसके चांसेस ऑफ सक्सेस थोड़े से ठंडे हो जाते हैं, अनलेस कि वो खुद इतना तूफानी है कि कोई कारोबार जबरदस्त स्टैब्लिश कर ले। तो ज्यादातर लोगों के अंदर डिजायर नहीं होती, तो फिर पढ़ाई तमाम लोगों को एक खास मकाम तक ले आती है। अच्छा, अगर एक पढ़ाई के साथ डिजायर वाला हो, वो फिर किसी को फिर पास नहीं लगने देता, वो फिर बहुत आगे से आगे चला जाता है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपने अपना फ्री टाइम कैसे गुजारा। अगर आपका फ्री टाइम, जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा फियर है कि रील्स वगैरह में ही गुजरा, तो फिर तो मजा नहीं आएगा जिंदगी में। और अगर इसमें नहीं गुजरा और आपने उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज किया, कुछ नया सीख लिया, कुछ और, आपके दौर में तो सीखना बहुत आसान हो गया चैट जीपीटी जैसे टूल्स की वजह से। तो जो जितना जल्दी सीखेगा, जितना अच्छा सीखेगा, लाइफ को जिस तरह से लेके चलेगा, चीज उस तरफ चली जाएगी। तो पढ़ाई जमानत नहीं है कामयाबी की, लेकिन पढ़ाई एक थोड़ा सा रीजनेबल एश्योरेंस दे देती है कि ये बंदा लाइफ में कुछ ना कुछ चल पड़ेगा। तो एक कॉमन टोटका, एक तरीका ये कि वालिदैन अपने 4 बच्चों को, हर बच्चे पे मेहनत करें और हर बच्चे से कहें तुम अपने अंदर का हुनर जानो, समझो और उसको पॉलिश करें। पता नहीं उनमें से 3 बच्चे बिल्कुल ही नाकाम हो जाए और चौथा शायद हुनर जान ले। आसान तरीका है, स्कूल में डाल दें, खुद ही से आहिस्ता आहिस्ता कुछ ना कुछ सीख सिखा के जिंदगी की पटरी पे चल पड़ेगा। तो मैं तो खुद ही मानता हूं कि पढ़ाई एक ऐसी प्रोडक्ट है जो हमें बेच दी गई है। 600 साल पहले स्कूल नहीं होते थे और लोग हमेशा से पढ़ते सीखते आ रहे हैं, शौक से पढ़ते सीखते थे। हमने मुसीबत बना दी है, डंडे मार मार के पढ़ाएंगे, होमवर्क देंगे, इतने बड़े बड़े बस्ते हैं बच्चों के। 8वीं क्लास का बच्चे का बस्ता आप भी नहीं उठा सकते, पता नहीं कैसे उठाता है वो बेचारा। और हर दिन उसको रेगुलेटेड फ्रेमवर्क में, पहले जनाब वो सुबह उधर वो लगाएगा, वापस आएगा, उसके बाद वो ट्यूशन, फिर सुपारे वाले अंकल, फिर कुछ और, इस तरह से करके वो बेचारा तो थक हार के रात में बिस्तर पे लेटते ही सो जाता है। उसको सोचने की नहीं मौका मिलता कि दुनियादारी क्या है, दुनिया चलती कैसे है, और फिर स्ट्रेस इतने सारे हैं। तो ये मसलो मसाइल बहरहाल हैं। तो पढ़ाई की फ्रेमवर्क के अपने मसले हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मुझसे बागी हो जाए। प्रॉब्लम ये है कि उसका जो दूसरा फ्रेमवर्क है उसके लिए अपने अंदर के बंदे में एक्स्ट्रा डिजायर होनी चाहिए। बहुत को एक्स्ट्रा कोशिश करके वो फिर बंदा सीख रहा होता है। तो यूट्यूबर भी कामयाब हो जाते हैं लाइफ में, लेकिन 10,000 को आप जानते नहीं है, आप एक कामयाब वाले को जानते हैं। 10,000 लोगों ने वैसी ही कोशिश की होती है जो उनमें से एक कामयाब नजर आ रहा होता है, लेकिन 10,000 पढ़ने वालों ने जो कोशिश की होती है तो उनमें से 3-4 हजार जरूर अच्छे कामयाब हो गए होते हैं। तो ये कॉमन फलसफा है, कॉमन फिलॉसफी है कि पढ़ाई कम से कम कुछ ना कुछ आपको किसी जगह पे पॉइंट पे लाके खड़ा कर देती है।
कई ऐसे फाइनलिस्ट मैं आपको बता सकता हूँ, दिखा सकता हूँ जो 50 लाख रुपए से ऊपर पर मंथ कमा रहे हैं, और ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी दिखा सकता हूँ जो 3 लाख रुपए से ऊपर नहीं गए, क्योंकि उन्होंने लाइफ में आगे सीखने को सोचा ही नहीं। तालीम एक प्री रिक्विजिट जरूर है, लेकिन ये अल्टीमेट सोल्यूशन सक्सेस का नहीं है। सोल्यूशन का सक्सेस आप सब लोगों के अपने अंदर है। वो जो अंदर आग लगती है, जो डिजायर है, वो आपको आगे लेके जाती है। तालीम तो सिर्फ एक टूल है जो बीच में आता है और आपको थोड़ा पॉलिश कर देता है। डन। और उस गैर जरूरी तालीम के अंदर, एक गैर जरूरी सब्जेक्ट के अंदर, एक गैर जरूरी वो चैप्टर का एक टॉपिक, ये बात समझ आई? तो अब अगेन आप लोगों की फरमाइश में मैं जज्बाती हो गया था, लेकिन जो है ना इस वक्त हमारा इजाजत नहीं देता थे टाइमलाइन। प्रोफेशनल बॉडी उन्होंने कहा जो पाकिस्तान में बनी हो, कोई खास एनेक्टमेंट हो गवर्नमेंट की और एक खास नेशनल काउंसिल उसे चलाती हो, कुछ इम्तिहान भी लेती हो और लोगों को मेंबरशिप भी देती हो। कितनी अपनी अपनी सी फीलिंग आई। एक प्रोफेशनल से लोग हो, एक नेशनल काउंसिल हो, कोई क्राइटेरिया इम्तिहानों का हो, तो तकरीबन सारी तरह की जो प्रोफेशनल बॉडीज हैं वो इसी तरह से होती हैं। मुल्क के अंदर भी हो सकती है, मुल्क से बाहर भी। तो ऐसे में मैंने चंद बॉडीज की यहाँ पे लोगो लगा दिए, ACCA, ICAP, PMDC, जो अगेन आप लोग तो इसे जानते होंगे, आप में से कुछ जिन्होंने पहले कोशिश की होगी यहाँ जाने का, पर समझ आया होगा नहीं अच्छे लोग नहीं है। जिसने आपको नहीं सिलेक्ट किया वो फजूल है। बस आप सबसे अच्छे हैं। कम से कम अपने आप को अपनी नजरों में हीरो रखें। लोगों को मत इजाजत दें कि आपके कॉन्फिडेंस को तबाह करें। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होने के बाद डायरेक्टर के ट्रेनिंग प्रोग्राम या जो भी SCCP ने रिक्वायरमेंट बताई है उनको फॉलो करेगा। अब इंस्टीट्यूट क्या करेगा जी? डाटा बैंक रखेगा। वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन का डाटा बैंक पे डाल देगा, क्राइटेरिया डाल देगा, फीस और अदर डॉक्यूमेंट वेबसाइट पे डाल देगा। इंश्योर करेगा कि जो भी इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करे वो इजीली डाउनलोडेबल हो, एप्लीकेंट आए अपना डाटा वहां दे सके। नेसेसरी मेजर कंडीशन और प्रोसीजर्स लगाएगा लोगों के ऐड और निकालने के लिए। उस डाटा बैंक में लोग ऐड कैसे होंगे, निकलेंगे कैसे, उसका एक सिस्टम बता देगा। एक फीस फिक्स कर सकता है CCP से पूछ के कि जो इंडिविजुअल आके अपना नाम डाटा बैंक में डलवाने के लिए दें। नहीं तो क्या होगा, लोग एवं ही जा जाके अपना डाटा दे रहे होंगे। ये वाले भाई जो है वो कहेंगे कि जी मैं बड़ा जबरदस्त तरीके से जो है ना मैं उसको बिटकॉइन को बहुत अच्छा समझता हूं, तो मैं एक एक्सपर्ट के तौर पे आना चाहता हूं। तो वो कहेंगे जी 10,000 रुपए जमा कराएं। तो ये कहेंगे नहीं मैं नहीं जानता, मैं तो मजाक कर रहा था। तो जाहिर है हर बंदा अपने अंदर टैलेंटेड है, लेकिन अगर वो पैसे ना रखे तो फिर क्या होगा? फिर बहुत ही नॉन सीरियस सा मामला हो जाएगा। ठीक है, फर्ज करें हम लोग कहीं टेस्ट अटेम्प्ट करने की हमें जमा कराने के 10 रुपए, तो 400 बच्चों के बजाय ना सिर्फ 12 लोग जो कि बहुत ही सीरियस होंगे वाकई टेस्ट को लेकर वो जमा कराएंगे, और बाकी लोग जो बिला वजह आधा सवाल एक सवाल करके और तस्वीरें खींच के हमें भेज दिया कि चलो सर ने कहा था टेस्ट चेक होंगे, चलो मैं भी अपना टेस्ट जमा करा दूं। तो अगेन फीस रखने से ना थोड़ा सा सीरियसनेस ऐड हो जाती है। कई दफा कुछ बच्चे फाइनेंशियली बहुत ज्यादा मसले में होते हैं, वो हमें बताते हैं। तो पहले ये होता था कि हम कुछ बच्चों को एब्सोल्युटली फ्री पढ़ाते थे। जब एब्सोल्युटली फ्री पढ़ाते थे तो वो कहता था चलो ये तो मुझे फ्री पढ़ा रहे हैं, मैं देखूं मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। तो वो बिल्कुल फ्री होता था, वो टेकन फॉर ग्रांटेड होता था कि वो तो जेब में पड़ा हुआ हो तो कभी भी लेक्चर लिया जा सकता है। फेल हो जाते थे। तो फिर हम जिसको एब्सोल्यूट फ्री भी करते हैं हम उसको कहते हैं कि एक मिनिमम टोकन ऑफ सीरियसनेस 2000 रुपए। वो जब 2000 रुपए निकले होते हैं जेब से तो उसको होता है कि नहीं मैं ये फ्री नहीं है, मैंने इसके लिए कुछ रकम खर्ची है। वो रकम बहुत बड़ी नहीं है, 25,000 नहीं है, वो 2000 रुपए है। लेकिन उस 2000 की वजह से उस बच्चे के पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। हमें उस 2000 से कुछ नहीं होना, हमारे तो पोर्टल के थोड़े से चार्जेस भी नहीं पूरे हो पाने, लेकिन वो बच्चा सीरियस हो जाता है क्योंकि उसने पैसे खर्चे होते हैं। तो ये चाहें तो एक फीस फिक्स कर दें ताकि लोग नॉन सीरियस ना आए और सिर्फ सीरियस बंदे जो वाकई कुछ करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे आए। जैसे फ्रीलांसिंग के सर्वर्स में फाइवर और बहुत सारे और टूल्स हैं जहां पे लोग धड़ाधड़ अप्लाई करते थे। तो एक जमाने में ओडेस्क होता था जिसका नाम अपवर्क है। वहां एक बंदा कहता था मुझे काम करवाना है, तो 1 घंटे में 600 पाकिस्तानी अप्लाई कर देते थे। अब उसमें उन्होंने पैसे रख दिए कि जितने कनेक्ट कटेंगे और उस कनेक्ट के इतने पैसे डिडक्ट होंगे। तो अब वो पाकिस्तान से 6 या 5 लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। तो उनको भी वो हो गया कि चलो अब सीरियस लोग ही आएंगे जो वाकई जिनका स्टेक लगा हुआ होगा। तो ये चाहें तो एक फीस SCCP से पूछ के रख सकते हैं। हर बंदा जिसका नाम डाटा बैंक में लिखा है वो इंश्योर करेगा अपनी एडिक्वेसी, कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, उसी की जिम्मेदारी है। कंपनी की जिम्मेदारी है, कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी, कंपनी खुद ध्यान से बंदा लेके आए और कंपनी ऐसे इंडिविजुअल को ये कहेगी कि एक अंडरटेकिंग दो कि तुम सही हो और जो तुमने बोला था तुम सच्चे हो। यही हो सकता है ना, क्योंकि एक दूसरे को इस वक्त वेरीफाई करने का तो नहीं हमारे पास ऑप्शन। इंस्टीट्यूट अपनी वेबसाइट पे इस तरह का डिस्क्लेमर दे देगी
इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी पर्सन अपॉइंटिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की वो ड्यू डिलिजेंस खुद एक्सरसाइज करे। और किसी का नाम डाटा बैंक में डल जाना गारंटी नहीं करता कि वो डायरेक्टर बन जाएगा, और ना ही इंस्टीट्यूट किसी भी लॉ वगैरह की नॉन कंप्लायंस के लिए पाबंद होगा। तो इंस्टीट्यूट आपको आपस में मिला रहा है, आपका कसूर, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो मैंने इस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से जिनका ऑफिशियल टर्म्स एंड कंडीशन वाला पोर्शन है वो यहाँ जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पेस्ट किया है कि इस तरह से कुछ डिस्क्लेमर लिखते हैं और ये पढ़ने के बाद आपने इस पे टिक करना होता है कि हाँ भाई मैंने इन सारी चीजों को पढ़ा और मैं इनको एग्री कर रहा हूं। तो वो एक डिस्क्लेमर आपने देना होता है जिसके बाद लोग फिर आते हैं। डन। तो अल्टीमेटली फिर बच जाती है इसकी डेफिनेशन। अब डेफिनेशन का टाइम नहीं बचा, लेकिन खैर डेफिनेशन में को बताने वाली चीजें कम और रट्टा मारने वाली चीजें ज्यादा थी। तो क्विकली देख लेते हैं। अगर एक बंदे का कंपनी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक ना हो, पिछले 3 साल में कंपनी का डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव या इस तरह की पोजीशन में ना रहा हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो तो चल जाएगा, लेकिन अदर देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहा हो तो नहीं। पिछले 3 साल में कंपनी से कोई रेम्युनरेशन वगैरह ना ली हो, पिछले 3 साल में कंपनी से कोई बिजनेस ना किया हो। अगर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था और एक दफा आया, अगली दफा आया, फिर आया, तो 3 टर्म से ज्यादा के लिए ना हो, नहीं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट के केस में बात करें तो गवर्नमेंट का वो हाजिर सर्वेंट नहीं होना चाहिए। फिर इसका कंपनी के साथ जो है वो किसी किस्म का कंपनी के एसोसिएट से, कंपनी के ताल्लुक वाली कंपनियों से ताल्लुक ना हो। फिर इसका कंपनी के डायरेक्टर्स के साथ कुछ और बिजनेसेस में ताल्लुक ना हो। ये और कंपनी के डायरेक्टर किसी और बिजनेस में अगर कंबाइंड बैठे हुए हैं तो उससे भी इसकी इंडिपेंडेंस जो है वो मुतासर हो जाती है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में उन्होंने एक लिस्ट ऑफ शराइत बताई हैं कि जी इस तरह की शर्तें इसमें नहीं होनी चाहिए, अगर हैं तो इसकी इंडिपेंडेंस आउट हो जाएगी। तो इस चैप्टर का हमने फर्स्ट पोर्शन गुजारा विच वाज टाइप ऑफ डायरेक्टर्स। मेरा टारगेट थोड़ा सा आगे था, मैंने टाइप ऑफ डायरेक्टर्स के साथ रिमूवल ऑफ डायरेक्टर आज सोचा हुआ था, लेकिन गुफ्तगू पहले सवालों में दो निकली, फिर एक दो जगह जो है ना वो एक जरूरी बात थी, सवाल भी जरूरी था और आप लोगों के चेहरे पे कुछ क्वेश्चन मार्क भी थे, तो इसलिए उसके ऊपर बात करना जरूरी था। कल इंशाल्लाह ताला कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कल आपने ध्यान में रखना है कि कल हमारा लेक्चर थोड़ा सा मतलब जैसे आज जितना टाइम है इतना भी हो सकता है और हो सकता है इससे भी थोड़ा सा आगे चला जाए। आखिरी दिन होगा तो उसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को अगले 1 महीने में क्या प्लान, किस तरह से हर चैप्टर की क्या तरतीब है और वो जो छोटे छोटे डॉक्यूमेंट जिनका जिक्र करता रहूं उसको भी आपसे शेयर करूंगा। जी बिल्कुल, असल में बात यह है कि कुछ और मसले होते हैं ना, कुछ और क्लासों के साथ भी मेरा तो दिल करता है मैं बोलता रहूं, आपका भी दिल कर रहा सुनते रहे, लेकिन कुछ समाजी मसलों मसाइल हैं तो मुझे देखना होगा कमरे की अवेलेबिलिटी, मेरी ही अगली क्लास जो होती है वो लोग भी सुनना चाहते हैं, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट करके मैं कोशिश करूंगा कि कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकले। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं।